वेलकम बैक टू नैंसरी क्लासेस एंड दिस इज़ नई श्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम UPSSC पेट एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठिएगा, साथ में आप सॉल्व करिएगा। देखिएगा कि आपको अभी भी किस टॉपिक को रिविज़न करने की ज़रूरत है। अगर आपके मार्क्स कम आते हैं तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। आप ये मान के चलिए कि आपके जो है 90% स्टूडेंट सिर्फ पढ़ते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो आप इस चीज़ को अगर कर रहे हैं प्रैक्टिस को, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उनका एग्ज़ाम 100% बहुत ही अच्छा होगा। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे है कि सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। तो जो स्टूडेंट मेरे साथ रेगुलर हैं उनको पता होगा कि सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। भारत के आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु में आपके महाबलीपुरम में स्थित है। कहाँ पर? महाबलीपुरम में। और ये आपका 7वीं शताब्दी में बना हुआ एक मंदिर है, जो कि आपके पल्लव शासक थे। एक पल्लव शासक कौन थे? पल्लव शासक नरसिंहवर्मन द्वितीय। नरसिंहवर्मन द्वितीय के द्वारा ये आपका जो है बनवाया गया था, याद रखिएगा, नरसिंहवर्मन द्वितीय। ठीक। और ये आपका जो है बेसिकली द्रविड़ शैली में आपका बना हुआ है। किस शैली में? द्रविड़ शैली में। अगर आप इतना याद रख पाए तो ठीक है, अदरवाइज बस इतना याद रखिए कि आपके ये तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित है और पल्लव शासक जो थे आपके नरसिंहवर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि कंटकशोधन नामक न्यायालय का प्रचलन डैश साम्राज्य में था। तो जो आपका कंटकशोधन नामक न्यायालय का जो प्रचलन था ये आपके मौर्य साम्राज्य में था। किस में था? मौर्य साम्राज्य में था। और कंटकशोधन फौजदारी न्यायालय और आपका जो धर्मस्थलीय दीवानी न्यायालय थे, दो तरीके के न्यायालय मैंने आपको बताए हुए हैं मौर्य साम्राज्य में, याद रखिएगा। और अगर आप मौर्य साम्राज्य का अपना वीडियो देखेंगे या फिर अपनी कॉपी देखेंगे तो आपको वहाँ पर मिलेगा कि मैंने फौजदारी न्यायालय और दीवानी न्यायालय दो आपको बताए हुए हैं। तो आपके जो फौजदारी न्यायालय थे, ध्यान रखिएगा, फौजदारी न्यायालय, फौजदारी को कंटकशोधन कहा गया। क्या कहा गया? कंटकशोधन, कंटकशोधन कहा गया। और जो आपके दीवानी न्यायालय थे, कौन से? दीवानी न्यायालय। तो दीवानी न्यायालय आपके क्या कहा गया? इनको धर्मस्थलीय कहा गया था। क्या कहा गया था? धर्मस्थली। याद रखिएगा आप लोग, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। अगर आप रिवीजन करेंगे तो आपको ज़रूर से मिलेंगे। जो आपका फौजदारी न्यायालय है, इसमें जो न्यायाधीश होता था, न्यायाधीश, उसको जो कहा जाता था वो टर्म में आपको याद रखना है, प्रदेष्टा। क्या कहा जाता था? प्रदेष्टा कहा जाता था, प्रदेष्टा। ठीक, ये टर्म आपको याद रखना है और ये टर्म आपको याद रखना है और ये टर्म आपको याद रखना है। ठीक, मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आप सभी से ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है। तो ये तो मैंने आपको बताया हुआ है हिस्ट्री में कि सबसे पुराना वेद आपका कौन सा है। तो आपके 4 वेद हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इनमें से ऋग्वेद जो है आपका सबसे पुराना वेद है। ठीक, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति डैश पदार्थ का उपयोग करके बनाई गई थी। तो ये भी मैंने आपको बताइए कि आपकी जो नर्तकी की मूर्ति थी वो कांस्य की थी। अब मैंने तो बोल ही दिया है तो आपको समझ आ ही गया होगा कि ब्रॉन्ज, कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज की आपकी ये मूर्ति थी। आपको सारी चीज़ें बताई गई हैं। और जो स्टूडेंट्स अभी भी इस चैनल पर नए हैं तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके पास इनफ टाइम है, आप चाहें तो वो वीडियोस देख सकते हैं। नोट्स भी मैंने बनवाए हैं। आप नोट्स ना बनाइए क्योंकि इतना समय नहीं है, बस आप एक बार देख लीजिए उन वीडियोस को, तो आपकी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये जो मूर्ति है आपको कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो ये भी मैंने बताया है कि आपकी जो कांस्य की नर्तकी की मूर्ति है ये आपके मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से आपको ये मूर्ति प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि वास्को द गामा किस वर्ष कालीकट आपके जो है कोझिकोड में आया था। तो ये तो आपको पता ही होगा कब आया था, बताया गया है आपको कि वास्को द गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह जो आपका है कालीकट, कहाँ पर स्थित है? ये आपके पश्चिमी तट पर स्थित है। पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह है आपका कालीकट। इस पर आपका ये 20 मई, कब? 20 मई 1498 को आया था। कब? 1498 को पहुंचा था। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। और उसने यहाँ पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। याद रखिएगा, कालीकट के जो तत्कालीन यहाँ पर शासक थे जमोरिन, आपको बताया गया है जमोरिन के बारे में। जमोरिन जो थे इन्होंने स्वागत किया था किसका? वास्को ड गामा का। तो ये आपको नाम याद रखना है, पूछा जा सकता है कि किसने वास्को ड गामा का स्वागत किया था कालीकट के तट पर। तो याद रखिएगा जमोरिन ने किया था। ठीक,
वास्को डी गामा के भारत आगमन से पुर्तगाली और भारत के मध्य जो है व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का शुभारंभ हुआ था, क्योंकि ये क्या था, पुर्तगाली था। ठीक, मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से 1857 के बारे में है कि 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी। तो याद करिए, मैंने आपको बताया हुआ है ये सारी चीज़ें कि 1857 के विद्रोह में आपको बताया गया है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसको किसने कहा, तो वी.डी. सावरकर ने कहा। वी.डी. सावरकर ने कहा है। वी.डी. सावरकर की एक पुस्तक है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। कौन सी पुस्तक है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, INDEPENDENC, इंडिपेंडेंस 1857। तो ये जो इनकी पुस्तक है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये आपको पुस्तक भूलना नहीं है, ये आपको बताया गया है। 4 पुस्तकें मैंने आपको बताई थी, 4 या 5 थी, मुझे नंबर याद नहीं है। तो उनमें से आपके ये भी बताई थी मैंने, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये आपकी वी.डी. सावरकर की पुस्तक है। और इन्होंने जो है इस पुस्तक में जो है इस विद्रोह को एक सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी, और इन्होंने ही इसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की भी संज्ञा दी थी। सुनियोजित कहें तो सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम इन्होंने ही कहा था, सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम। और साथ ही साथ इन्होंने क्या कहा था, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी इन्होंने ही कहा था। ठीक, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कि निम्न में से किसने लंदन में विलियम हट कर्जन वाइली की हत्या की थी। तो ये आपको याद होगा कि किसने की थी। अब आप थोड़ा सा मूव करिए कहाँ पर, मदन लाल ढींगरा पर। मैंने आपको मदन लाल ढींगरा के बारे में बताया था कि मदन लाल ढींगरा जो हैं ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने लंदन में विलियम हट कर्जन वाइली की हत्या कर दी थी। किसकी, विलियम हट कर्जन वाइली की हत्या कर दी थी। किसने, मदन लाल ढींगरा ने हत्या की थी। और इसी आरोप में इन्हें कोर्ट ने आपके जो हैं लंदन में ही फांसी दे दी थी। तो मैंने आपको बताया था कि आपके जो हैं भारत के बाहर फांसी पर चढ़ने वाले आपके क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा थे। आप अपनी कॉपी में टॉपिक देखिएगा, इंडियन होम रूल सोसाइटी। मैंने आपको बताया है इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडियन होम रूल सोसाइटी। कॉपी खोलिए अपनी और देखिए उसमें 1906 मैंने उसमें आपको बताया हुआ है मदन लाल ढींगरा के बारे में कि इन्होंने हॉस्टल के वार्डन कर्जन बाइली, इनके हॉस्टल के वार्डन थे ये कर्जन बाइली। ठीक, तो कर्जन बाइली की गोली मारकर हत्या कर दी थी। और ये भारत के बाहर फांसी पर चढ़ने वाले क्रांतिकारी थे मदन लाल ढींगरा। तो इनका आपको नाम याद रखना है। फिर यहीं पर मैंने आपको भीकाजी कामा के बारे में बताया हुआ था कि भारत के बाहर क्रांतिकारी आंदोलन में हिस्सा लेने वाली प्रथम महिला भीकाजी कामा थी। तो आपको याद होगा, सारे क्वेश्चंस वही हैं जो मैंने पढ़ाए हुए हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। तो याद करिए, मैंने आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड बताया है और वहाँ पर बताया है आपको कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने, किसने, RNT ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई जो उपाधि थी, किसने दी थी इनको, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दी थी। किसने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दी थी। इस उपाधि को इन्होंने जो है आपका जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था इसके बाद इन्होंने लौटा दिया था। तो RNT आपका करेक्ट आंसर होगा। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता आपको बहुत अच्छे से बताया गया है। गांधी ने फरवरी 1931 में, कब, 1931 में, कब, फरवरी की बात है, फरवरी 1931 में जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन, कौन थे, वायसराय लॉर्ड इरविन से भेंट की। और उसके परिणाम स्वरूप इन्होंने 5 मार्च को एक डेट मैंने आपको वहाँ पर बताई है कि 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ और इसे ही गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना गया। और इस समझौते के तहत कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है स्थगित करना पड़ा था। यही वो आपका समझौता था जिसके बाद इन्होंने कौन सा, अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया था। जिन लोगों ने पढ़ाई की है, वीडियोस से नोट्स बनाए हैं, तो उनको याद आ रहा होगा। ठीक है, स्थगित किया, याद करिए थोड़ा सा। और उसके बाद फिर कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए भी तैयार हुई थी। किसमें, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सेकंड जो गोलमेज था इसमें आपका भाग लेने के लिए तैयार हो गई थी। ठीक, सो आपका यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है 1931 आपका करेक्ट आंसर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपसे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो ये भी आपको बताया गया कौन थे, याद करिए। अब यहाँ पर देखिए टर्म्स पर आपको ध्यान देना है। आपसे स्वतंत्र भारत पूछा गया है, किसके, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछा गया है। तो मैंने बताया था कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे,
लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। अब यहाँ पर सी गोपालाचारी बहुत सारे लोगों को याद आ रहे होंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। सी गोपालाचारी हमारे अंतिम, सुनिएगा ध्यान से, अंतिम और प्रथम, अंतिम और ये प्रथम हमारे भारतीय थे, प्रथम भारतीय। अगर हमसे भारतीय पूछा जाता, भारतीय गवर्नर जनरल, तब हम इनको आंसर करते, ठीक है, गवर्नर जनरल। ये हमारे अंतिम और प्रथम जो है हमारे क्या थे? गवर्नर, भारतीय गवर्नर जनरल थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती? तो अभी कुछ ही दिन पहले मैंने आपको बताया हुआ है कि भारत की सीमा कितने देशों के साथ लगती है। याद करिए थोड़ा सा, जो रिसेंट में एक वीडियो आया है जनरल अवेयरनेस का, उसमें मैंने बताया है कि भारत की सीमा किसके साथ नहीं लगती। तो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, नेपाल के साथ लगती है, म्यांमार के साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ लगती, ईरान के साथ तो कहीं से नहीं लगती। ईरान कहाँ पर है? आप देखिएगा मैप तो आपको दिख ही जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 1 मिनट आप लोग दीजिएगा। क्वेश्चन है आपसे कि नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? तो ये भी आपको बताया गया है, नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर? उत्तराखंड में स्थित है। ये भारत की चौथी सर्वोच्च चोटी है। किसकी? भारत की चौथी सर्वोच्च चोटी है नंदा देवी, भारत की चौथी सर्वोच्च चोटी है, भारत की 4th नंबर की सर्वोच्च चोटी है। ठीक, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपसे है कि निम्न में से कौन सा स्थान तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है? तो ये तो मैंने आपको बताया हुआ है कि खितरी की जो खाने हैं तांबे के लिए प्रसिद्ध हैं। ये मैंने आपको बताया हुआ है, शायद एक टॉपिक था आपका संसाधन करके था, खनिज संसाधन, ऐसे कुछ मैंने बताया है। तो वहाँ पर मैंने बताया खिचड़ी की खाने आपकी किस लिए प्रसिद्ध हैं और ये कहाँ पर है। तो खिचड़ी की खाने तांबे के लिए प्रसिद्ध हैं और ये जो हैं आपकी राजस्थान राज्य के झुंझुनू में स्थित है। कहाँ पर? राजस्थान के झुंझुनू में। ये आपको याद रखना है, खिचड़ी की खाने कहाँ पर है? राजस्थान के कहाँ पर है? झुंझुनू में। झुंझुनू, झुंझुनू में आपकी स्थित है। झुंझुनू एक जिला है, तो राजस्थान एक आपका राज्य है, जिला आपका कौन सा है? झुंझुनू जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है 2 घंटे के अंतराल के लिए देशांतर दूरी डैश के बराबर होगी? तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बस ध्यान से सुनना है। ठीक, ये आप सभी को पता होगा कि 1 डिग्री जो है आपका, 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट समय लगता है। कितने मिनट का समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है ना, 4 मिनट का समय लगता है। अब यहाँ पर आपसे 2 घंटा पूछा गया है, तो आप क्या करेंगे? जैसे यहाँ पर 4 मिनट आपका, आप कहेंगे कि 4 मिनट हमारा 1 डिग्री के बराबर है ना। तो हमारा 1 मिनट कितने के बराबर होगा? 1 मिनट आप कहेंगे कि 1/4 डिग्री के बराबर होगा। अब आपसे 2 घंटे पूछा गया है, 2 घंटे में कितने आपके मिनट होंगे? 120 मिनट होंगे, है ना। तो 120 मिनट आप नहीं निकाल पाएंगे, 120 मिनट आप निकाल लीजिए। 120 मिनट 1/4 डिग्री गुणा 120 हो जाएगा। 4 से कट करिए, 4 तिया 12, 0, यानी कि आपका 30 डिग्री करेक्ट आंसर होगा। सिंपल सा था ये तो, है ना। इतना बस आपको याद रखना है कि एक देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट लगते हैं। 1 डिग्री बराबर आप 4 मिनट याद रख लीजिए बस खाली। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन ये है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप देखा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से तो एशिया है। क्या है? एशिया है ना। एशिया के पश्चात आपका, सबसे पहले आपको एशिया याद रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा एशिया है। देन आपका जो है अफ्रीका उससे छोटा है। फिर आपका जो है उत्तरी अमेरिका आता है। क्या आता है? उत्तरी अमेरिका। ये आप याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन अक्सर बनता है। उत्तरी अमेरिका के बाद आपका दक्षिणी अमेरिका आता है। उसके बाद आपका क्या आता है? अंटार्कटिका आता है। क्या आता है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के बाद आपका यूरोप आता है। यूरोप, और सबसे छोटा आपका क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। तो ये सीक्वेंस आप लोग याद रखिएगा। सबसे बड़ा आपका एशिया है, फिर उसके बाद आपका अफ्रीका उससे छोटा है, फिर आपका उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक, मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपसे ये है कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई, ध्यान रखिएगा, 1 जुलाई 2017 को आपका जीएसटी लागू हुआ था। कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ था। एक ऑप्शन आपका मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये तो न जाने आप 50 बार पढ़ चुके होंगे कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है। तो मैंने आपको बताया था आरबीआई के बारे में कि आरबीआई क्या है हमारा? ये सेंट्रल बैंक है हमारा। क्या है? सेंट्रल बैंक है, बैंकों का बैंक। इसे हम क्या कहते हैं? बैंकों का बैंक कहते हैं इसे, सरकार का बैंक कहते हैं इसे। इकोनॉमी के वीडियो पढ़े हुए हैं आप, देख लीजिएगा उनको। तो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में हेडक्वार्टर्स हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके सभी के सामने है। भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक चिन्ह
किसने डिज़ाइन किया? बताइए। भारतीय मुद्रा का जो नया प्रतीक चिन्ह है वो किसने डिज़ाइन किया है? तो ये आपका IIT गुवाहाटी से संबंधित उदय कुमार द्वारा डिज़ाइन किया गया है। किससे? उदय कुमार जी ने डिज़ाइन किया है। ये आपके IIT गुवाहाटी के हैं। कहाँ के हैं? IIT गुवाहाटी से संबंध है इनका, ठीक है, यहाँ पर पढ़ी हुई हैं। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो याद करिए थोड़ा सा अब आप लोग। योजना आयोग का गठन 15 मार्च, कब? 15 मार्च 1950 को किया गया था। कब? 15 मार्च 1950 को किया गया था। फिर इसी योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी, कब? 1 जनवरी 2015 की बात है। 1 जनवरी 2015, हाँ 1 जनवरी 2015 को इसके स्थान पर आपका नीति आयोग आ गया था। क्या? नीति आयोग आ गया था। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। फिर से सुनिएगा पूरा नाम, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना डैश लाख रुपए तक का मुद्रा ऋण प्रदान करता है। तो आपके प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 10 लाख रुपए का आपको जो है ऋण प्रदान करता है। कितने लाख का? 10 लाख रुपए का आपको ऋण प्रदान करता है, ठीक। और ये जो आपकी योजना है, इस योजना की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा 8 अप्रैल, कब? 8 अप्रैल 2015 को नई दिल्ली से की गई थी। कहाँ से? न्यू दिल्ली से की गई थी। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत आपकी 3 जो है कैटेगरी होती हैं, 3 श्रेणियाँ होती हैं। एक आपका जो कैटेगरी होती है वो आपकी शिशु होती है। कौन सा होता है? शिशु होती है। दूसरी कैटेगरी आपकी किशोर होती है। क्या होती है? किशोर होती है। और तीसरी आपकी जो कैटेगरी होती है वो तरुण होती है। क्या होती है? तरुण होती है, ठीक। तो इसमें 50,000 तक का दिया जाता है। कितने का ऋण? 50,000 का। किशोर जो होंगे उनको 5 लाख का ऋण दिया जाता है। और हाईएस्ट जो है तरुण के लिए है, तो ये आपका कितने लाख का? आपका जो है 10 लाख का होता है। कितना का? 10 लाख रुपए का ऋण होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से है, 1 मिनट आप लोग दीजिएगा, अभी आपको क्वेश्चन दिख जाएगा। अभी आपको दिख रहा होगा। अब क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? तो ये तो बहुत ही छोटे से छोटे बच्चे को पता होगा किसका आपका सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है। तो यूपी का है। यूपी में अगर हम देखें तो लोकसभा की 80 सीटें हैं, इसीलिए यूपी का चुनाव सबसे बड़ा चुनाव माना जाता है। और राज्यसभा में इसकी 31 सीटें हैं। कितनी हैं? 31 सीटें हैं, तो याद रखिएगा। सो यूपी आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। कब से रहता है ये आपको बताना है। तो जब मैंने आपको आर्टिकल 56(1) बताया था, जब आपको राष्ट्रपति बताया था, तो मैंने राष्ट्रपति जी के बारे में आपको बताया हुआ है कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण के दिन से, कब से? पद ग्रहण के दिन से, जिस दिन ही अपना पद ग्रहण कर लेंगे, पद ग्रहण के दिन से ये जो है 5 वर्ष तक जो है इस पद को धारण करते हैं। तो याद रखिएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फटाफट से देख लेते हैं। अभी आपको दिख रहा होगा ठीक से। क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका के न्यायपालिका का पृथक्करण किससे व्यादेशित है? तो भारत में कार्यपालिका का न्यायपालिका से जो पृथक्करण है वो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा आपका जो है व्यादेशित है। याद रखिएगा। संविधान का अनुच्छेद जो आपका 50 है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। संविधान का अनुच्छेद 50 पिछले ही वीडियो में बताया है कि संविधान का जो अनुच्छेद 50 है, इसके अंतर्गत आपका बताया गया है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, मतलब कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण के बारे में यहाँ पर बताया गया है, ठीक। याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं उल्लेखित होते हैं। तो संघ सूची तो वो होती है जिन पर केवल और केवल हमारी केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची वो होती है जिन पर हमारी राज्य सरकारें कानून बनाती हैं। समवर्ती सूची ऐसी सूची होती है जिस पर हमारी दोनों ही सरकारें कानून बनाती हैं। अवशिष्ट सूची ये हमारे जो है केंद्र सरकार ही कानून बनाती हैं इसके बारे में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो ये आपको पता ही होगा। तो अगर हम देखें तो लोकसभा के कम से कम जो है आपके 2 सत्र बुलाए जाते हैं। कितने? कम से कम आपके 2 सत्र बुलाए जाते हैं, 2 बार, ठीक। क्योंकि आपका जो अनुच्छेद 85(1) है, 85(1) साफ साफ कहता है कि लोकसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक, जैसे आज अंतिम बैठक हुई, तो इनकी जो अगली बैठक होगी तो इस बैठक के बीच में आपका 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, चाहे जो भी हो जाए। 6 मंथ से अधिक का अंतर जो है नहीं होना चाहिए, ठीक। तो ये आपका आपका 1 वर्ष में 2 बार आपका करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बनाया गया जो प्रतिबिंब है वो हमेशा सीधा होता है, आभासी होता है, वस्तु के आकार के बराबर होता है। कैसा होता है? सीधा, बराबर और वस्तु के आकार का। सीधा, बराबर, वस्तु के आकार का होता है। ठीक, तो आपको यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? बी ऑप्शन मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति होता है उसे निकट की दो वस्तुएं दिखाई देती हैं। देखिए मैं आपको इसको समझाती हूँ। जैसे बोला है निकट दृष्टि दोष, तो इसमें निकट वाली दृष्टि तो सही होगी उसकी, तो उसका निकट की दृष्टि तो सही होती है, लेकिन जो निश्चित दूरी से अधिक की दूरी पर रखी हुई वस्तुएं हैं ना, उसको वो दिखाई नहीं देती हैं। दूर की वस्तुएं उसको दिखाई नहीं देंगी। इस दोष को हम क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। और इसके लिए हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका? अवतल लेंस का। तो आपका वी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। जबकि दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए हम उत्तल का प्रयोग करते हैं। किसके लिए? दूरदृष्टि दोष के लिए। दूरदृष्टि दोष के लिए दूरदृष्टि में क्या होगा? दूर की वस्तुएं दिखाई देंगी लेकिन पास की नहीं दिखाई देंगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु डैश है। तो ये तो हम लोग कब से पढ़ते आ रहे हैं। पोटेशियम सही मत कर लीजिएगा, मैं बस क्वेश्चन के लिए टिक कर रही थी। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कमरे के सामान्य ताप पर पारा हमारी एक तरल अवस्था में पाया जाता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। डैश की कमी से रिकेट्स रोग होता है। किसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है बताइए आप लोग। आप लोगों को मैंने विटामिन बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, तो अब आपको पता होगा शरीर में जब हमारे विटामिन डी की कमी हो जाती है, किसकी? विटामिन डी की कमी हो जाती है, देन हम जो है रिकेट्स से जो है हम पीड़ित हो जाते हैं। तो रिकेट्स आपका सही होगा। विटामिन डी हमारी हड्डियों को पोषण देता है, साथ ही साथ रिकेट्स से हमारी जो हड्डियाँ हैं ये कमज़ोर हो जाती हैं। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा एकदम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जो गुर्दे से संबंधित है। किससे? गुर्दे से संबंधित होती है। गुर्दा यानी कि किडनी। किससे? किडनी। ठीक, तो आपका किससे संबंधित है? तो किडनी से संबंधित हमारा नेफ्रोलॉजी है। विज्ञान के जो आपके वीडियोज़ हैं वहाँ पर मैंने कई बार जिक्र किया हुआ है, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक, मैं बस इसीलिए बार बार वीडियो का बोल देती हूँ। आप लोगों को लगता होगा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है कि ये वीडियोज़ भी हैं चैनल पर, उनको दिक्कत होती है। तो बस इसीलिए मैं इन्फॉर्मेशन के तौर पर आपको बता देती हूँ, बाकी आगे आपकी इच्छा। अब ये जो आपसे क्वेश्चन दिया हुआ है इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे बचपन में हमें अगर इतना दिया जाता था तो हम कहते थे इसका परिमेयकरण कर लेते हैं, वही आपको यहाँ पर करना है। जो बचपन में पढ़ के आए हैं ना, कुछ ज़्यादा यहाँ पर आपको रॉकेट साइंस नहीं लगानी होती, वही आपको करना होता है। ठीक है, 2 - √3 - 4√3 का आपका स्क्वायर दिया हुआ है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो मैं आपसे ये कह रही कि इसका परिमेयकरण कर लेते हैं। ठीक है, 2 - √3 × 2 + √3 अपॉन 2 + √3 - 4√3 का स्क्वायर। ठीक, इस तरीके से हो जाएगा। अब आप इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना, सिंपल सी बात है। तो इसका मल्टीप्लाई आप करेंगे जब, इस तरीके से इसको कर लीजिएगा। तो ये तो आपका 2 + √3 का होल स्क्वायर हो गया। ऊपर देखिए, मैं पेन का कलर चेंज करके आपको बता रही, ये वाला पोर्शन देखिए, होल स्क्वायर हो गया। इसको खोलिए, a² + b² + 2ab। तो a² क्या होगा? 4 हो जाएगा। b² क्या होगा? 3 हो जाएगा, प्लस 2ab यानी कि 4√3 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए, क्या लिखेंगे आप? 4 + 3 + 4√3 हो जाएगा। अब मैं जो नीचे लिखा हुआ है उसको सॉल्व करके बता रही, 2 - √3। ये ऐसे वाले क्वेश्चन सिर्फ इसलिए दिया जाता है क्योंकि यहाँ पर हम प्लस माइनस में गलती कर देते हैं। यहीं पर बस आपका खेल खत्म हो जाता है। मल्टीप्लाई करिए, इसको पहले इससे करिए। ठीक है, तो 4 हो जाएगा, प्लस 2√3 हो जाएगा, -2√3 हो जाएगा। जब √3 का √3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। सिंपल सी है कैलकुलेशन यहाँ पर भी। तो आप नीचे लिख लीजिए, इसको क्या लिखेंगे अपन में? 4 + 2√3 - 2√3 - 3 -4√3 आपका ऑलरेडी है और स्क्वायर है। ठीक है, ये देखिए 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो इनको तो आप आसानी से जोड़ सकते हैं। तो ऊपर 7 हो गया, 7 + 4√3 नीचे हो गया। और यहाँ पर देखिए ये इससे ये कट जाएगा और नीचे तो सिर्फ एक ही बच रहा है आपका, है ना। और यहाँ पर ऑलरेडी आपका 4√3 है और आपका ये स्क्वायर दिया हुआ है। अब देखिए आप ध्यान से, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर 7 आपका जो है 7 है, प्लस आपका 4√3 है, 4√3 है, और यहाँ पर आपका 4√3 है माइनस का, और यहाँ पर स्क्वायर है। तो ये से ये कट गया,
केवल आपका जो है 7 बचा और 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होता है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको परीक्षा में मिलता है, बस प्लस माइनस का गड़बड़ करके गलत करके आ जाते हैं, तो आपको ऐसी गलती नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नारियल का तेल का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 15% अधिक है, कितना प्रतिशत कम में बेचा जाए जिससे ना तो लाभ हो और ना ही हानि हो। तो मैंने आप सभी को बताया था हम क्या करते हैं, हम जो है इसका क्रय मूल्य मान लेते हैं। क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस हमने मान लिया। जब भी आप कॉस्ट प्राइस माने तो हम 100 ही क्यों मानते हैं, मैंने आपको बताया है 100 से हमें कैलकुलेशन सिंपल पड़ती है। आप 1000 भी मान सकते हैं, 500 भी मान सकते हैं, लेकिन जो सिंपल कैलकुलेशन होगी वो आपकी 1000 से और 100 से पड़ती है, इसलिए 100 मान लिया जाता है। ठीक है, तो हमने माना कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो हमारा कितना है 100 रुपये है। कह रहे हैं कि वस्तु का जो अंकित मूल्य है, यहाँ पर अंकित मूल्य का मतलब क्या होता है, मार्क प्राइस होता है, मार्क प्राइस। ठीक है, जो वस्तु पर मार्क रहता है। ठीक है, तो मार्क प्राइस जो होता है, मार्क प्राइस लागत मूल्य से, लागत मूल्य का मतलब क्या है, कॉस्ट प्राइस होता है। लागत मूल्य कहें, क्रय मूल्य कहें या कॉस्ट प्राइस कहें, एक ही होता है। और अंकित मूल्य का मतलब होता है मार्क प्राइस। तो लागत मूल्य से 15% अधिक है, यानी कि अंकित मूल्य जो है हमारा क्या है, अंकित मूल्य जो है हमारा, इसको हम मार्क प्राइस कहते हैं, ये हमारा 15% अधिक है। तो 100 का 15% कितना होगा, बिल्कुल ओरल कैलकुलेशन है फिर भी मुझे करना पड़ता है। 15% अधिक का मतलब है जब आप 100 में 15 जोड़ेंगे तो 115 हो जाएगा, यानी कि 115 है ना। तो 115 आपका मार्क प्राइस आ गया। अब वो कह रहे हैं कि आपका जो है कितना प्रतिशत कम में बेचा जाए जिससे हमें ना तो कोई लाभ हो और ना ही हानि हो। तो कितना प्रतिशत कम में हम बेचेंगे, पहले तो कम देख लीजिए आप लोग, कितने कम में बेचना होगा। यहाँ पर 115 है, यहाँ पर हमें 100 में ही बेचना है उस वस्तु को, जिससे हमें ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगी। तो हम जब 100 में बेचेंगे तभी हमारे साथ ऐसा होगा कि वस्तु के क्रय मूल्य पर बेचेंगे तो हमें हानि ही नहीं होगी, है ना। सो आप क्या करेंगे, घटा देंगे 115 में से आप 100 को यहाँ पर रिड्यूस करेंगे। और किस पे करेंगे, 115 पे करेंगे ना हम, किस पर कमी करेंगे, कमी आपकी इस पर करेंगे, तब तो आपका इतना आएगा ना। तो आप यहाँ पर कैलकुलेशन करिए, यहाँ पर 15 हो जाएगा, नीचे 115 है, मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए इसको, 5 से कट करिए, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अब आप इसको सॉल्व करिएगा 300/23 को, तो आपका जो देखिए आपको सब में नीचे 23 ही दिख रहा है, तो इसको सॉल्व करिएगा तो आपका 13 सही 1/23% आंसर आ जाएगा। और कोई ना कोई ऑप्शन मैच हो ही रहा होगा ऐसा। सो बी ऑप्शन आपका मैच होता है। ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बस आपको धैर्य के साथ ये चीज़ें करनी होती हैं, नहीं तो गड़बड़ होने के चांस रहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि किसी संख्या का 5/12, 3/4 है, कितनी संख्या कितनी है। देखिए आपको सिंपल सा ये क्वेश्चन है, किसी संख्या का 5/12 क्या है, 3/4 है, तो संख्या कितनी है आपसे ये पूछा गया है। एक तो आपके पास ऑप्शन ये है कि आप ऑप्शन से चेक कर लें। ठीक है, तो ऑप्शन से चेक करने पर हमें फ़ायदा हो जाता है। जैसे यहाँ पर ऑप्शन से देखिएगा आप लोग, ऑप्शन है पहला आपका 1 सही 4/5, तो क्या होगा, 5 एकम 5, 4 9, 9/5 है ना, 9/5 हो गया। तो आपसे कहा गया है कि आपने ये संख्या मानी, क्योंकि आपने ऑप्शन से क्या कहा, ऑप्शन ने कहा संख्या कितनी है, तो आपने माना ये संख्या है हमारी, हमने माना हमारी तो ये संख्या है। देखिए ठीक, कह रहे हैं कि उस संख्या का 5/12। अब इस संख्या का 5/12 नहीं निकाल पाएंगे आप लोग, 5/12 सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 से कट करिए, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, तो 3/4। देखिए 3/4 मैच ही हो गया, तो आपको कुछ करना ही नहीं पड़ा, आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया यहीं से। या फिर आप ऐसे कर सकते थे, माना संख्या x है, फिर x का 5/12 करेंगे, x का 5/12 आपको 3/4 के बराबर दिया हुआ है, इसको हल करिएगा आप लोग, तो क्या होगा 3/4 गुणा 12/5 हो जाएगा। यहाँ से भी आपका वही आंसर आएगा, 9/5 हो जाएगा, और 9/5 का मतलब एक सही 4/5 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से ये है, इस तरीके का क्वेश्चन अक्सर बनता है और बहुत सिंपल सा होता है। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, अब आपसे ये पूछा गया है। ठीक, तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ था, बार बार आपसे कहा है कि आप लोग ये वाला फॉर्मूला रट लें, a माइनस बी का होल क्यू बराबर AQ माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस VQ। या इसे आप सिंपल कैसे कर सकते हैं, AQ माइनस VQ माइनस 3ab कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर बीच में क्या होगा, a माइनस बी बचेगा। बात तो यही है आपकी, किसी भी फॉर्म में आप याद रखें। अब आपको क्या करना है, ये जो आपको दिया गया है x - 1/x बराबर
2√2। इसका आपको क्या कर देना है, आपको दोनों तरफ इसका क्या कर देना है, घन कर देना है। क्या कर देना है, घन कर देना है। इस तरीके से आपका घन होता है, ठीक, घन। अब इसमें देखिए यही वाला आपको फॉर्मूला बिठा देना है, ये ए है और ये वाला आपका बी है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का मतलब क्या हुआ, एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू, है ना, -3x मल्टीप्लाई बाई 1/x, और बीच में यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ए माइनस बी, यही होगा। और इसका क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसके लिए आप ऐसे कर लीजिए 2 √2 मल्टीप्लाई बाई √2 मल्टीप्लाई बाई √2। तो इससे क्या बनेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 यहाँ से बना, और √2 से √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, और एक √2 आपका बचा, यानी कि 16√2 आंसर आएगा आपका इधर के साइड, ठीक। तो यहाँ पर अब आपको देखना है, ये एक्स से एक्स आपका कैंसिल हो गया। मैं पेन का कलर चेंज कर ले रही तो आपको अच्छे से दिखेगा। अब आप अपनी प्यारी आंखों से देखिए, x³ माइनस 1/x³ -3, ये तो कैंसिल हो गया। इसकी वैल्यू आपको दी गई होगी, इसकी वैल्यू आपको ये दी गई है 2√2 दी गई है। तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2√2 कर देंगे, और इधर साइड आपको ऑलरेडी 16√2 है ही, बस आपको इसी को सॉल्व कर लेना है। अब x³ माइनस 1/x³ क्या लिखा हुआ है, फिर ये 3 दूनी 6√2 हो जाएगा, है ना, 6√2 हो जाएगा। अब इस 6√2 को माइनस में है, इधर के साइड पहुंचाएंगे तो 16√2 प्लस 6√2 हो जाएगा। तो 16 और 6 कितना होता है, 22 होता है, और √2 में √2 जुड़ेगा तो आपका कितना हो जाएगा, 22√2 हो जाएगा। अब आप देखिए कोई ना कोई ऑप्शन आपका मैच हो रहा होगा, 22√2। सिंपल सी कैलकुलेशन थी, बिल्कुल कुछ घबराने वाली बात ही नहीं थी। क्वेश्चन था, यदि एक 12 वर्ष के लड़के को एक नए लड़के से बदलते हैं तो 18 लड़कों की औसत आयु 1.5 ईयर बढ़ जाती है, नए लड़के की आयु क्या है। तो देखिए कह रहे हैं कि यदि एक 12 वर्ष के लड़के को, कितने वर्ष के लड़के को एक नए लड़के से बदल देते हैं हम, तो हमारा 18 लड़कों की औसत आयु 1.5 वर्ष बढ़ जाती है। तो नए लड़के की आयु आपकी क्या होगी, आपसे ये पूछा गया है। आप ये मान लो कि जो नया लड़का है उसकी आयु कुछ भी आप मान लीजिए, A B C J जो भी आपको मानना है आप मान लीजिए। कह रहे हैं कि 18 लड़के जो हैं आपके, 18 लड़कों की, देखिए 18 लड़कों की औसत आयु 1.5 ईयर बढ़ जाती है। तो 18 जो लड़के हैं उनकी औसत आयु में वृद्धि कितनी हुई, 1.5 ईयर की हुई। तो आपके जो हैं 18 लड़कों की, ये तो आपकी टोटल की हुई, तो 18 लड़कों की कुल आयु में आपकी वृद्धि कितने की हुई होगी, कुल आयु में वृद्धि। तो मैंने आपको बताया कैसे निकालते हैं, जितने लड़के हैं वो और हम औसत आयु जितनी है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 27 ईयर की वृद्धि हुई है इन सभी की आयु में। जोड़ा जाए अगर तो जैसे एक की में आपकी जो है, सिंपल सा समझिए, एक लड़का है उसकी आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हुई, 18 है तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि 18 की वृद्धि होगी। तो यही तो मैंने आपको करवाया है यहाँ पर कि 18, एक में तो आपकी 1.5 की वृद्धि हुई, 18 में कुल कितने की वृद्धि हुई, 27 ईयर की वृद्धि हुई है। अब यहाँ पर नया लड़का आया है, नया जो लड़का आया है वो कितने ईयर का है, नया लड़का 12 ईयर का है। तो जब 12 वर्ष का लड़का है तो इनमें जोड़ देंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, नए लड़के की आपको आयु मिल जाएगी 39 ईयर मिल जाएगी, ठीक। सिंपल सा ये भी क्वेश्चन था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपसे कि प्रत्यक्ष शब्द का विलोम है। प्रत्यक्ष का क्या होगा, परोक्ष होगा, ये सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के निम्न विकल्पों में से कौन सा गलत है। पहले तो ये देखिए गलत आपको छांटना है, ठीक है, हाईलाइट कर लिया करिए ऐसे क्वेश्चंस को। पहला है जंगल की आग दावानल, आगे की सोच वाला अग्रगामी, समुद्र की आग वारवानल, पेट की आग जठराग्नि। तो इनमें से आपका कौन सा सही नहीं है, आपका अग्र सोची वाला सही नहीं है, शेष सभी सही हैं। जंगल की आग को दावानल कहते हैं, समुद्र की आग को वारवानल कहते हैं, पेट की आग को जठराग्नि कहते हैं, है ना। जठराग्नि जो होता है इसीलिए कहा जाता है कि खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ये जो जठराग्नि होती है इसको जो है वो आपकी बुझ जाती है, ठीक। इसी वजह से हमें खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। आगे की सोच वाला आपका क्या कहलाता है, अग्रसोची होता है, ठीक, अग्रगामी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि कमल का पर्यायवाची है, तो ये तो मैंने आपको रटवाया है कि कमल का पर्यायवाची कौन सा है, ठीक। कमल का पर्यायवाची इनमें से सिर्फ आपका इंदिवर है, कौन सा है, इंदिवर है। मैंने आपको कामदेव के पर्यायवाची बताया था कामदेव के पर्यायवाची बहुत ही महत्वपूर्ण है। कामदेव के पर्यायवाची कंदर्प और अनंग आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, कौन सी, कंदर्प और अनंग मैंने बताया हुआ है, सभी वही पर्यायवाची हैं। धनेश मैंने आपको कुबेर का पर्यायवाची बताया, किसका, भगवान कुबेर का पर्यायवाची बताया है, ठीक। अगर मैं कमल के पर्यायवाची की बात करूं तो राजीव होता है आपका, क्या होता है, राजीव, पंकज, राजीव पंकज। एक बार और रिवीजन करिए,
राजीव, पंकज, अंबुज, इंदिवर आपने देख ही लिया है। जलज, जलज, सरोज, जलज, सरोज, नलिन, नलिन, और आपका उत्पल, उत्पल भी आपका किसका है, आपकी कमल का ही है। अरविंद होता है, अरविंद। सतदल, सतदल। तामरस, तामरस भी बहुत इम्पोर्टेंट था। कोकनद, कोकनद भी महत्वपूर्ण आपका पर्यायवाची है। सरसिज, सरचिज, सरसिज, और सतपत्र, सतपत्र, ये सभी के सभी कमल के पर्यायवाची हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, वैदेही वनवास किसकी कृति है? तो ये अयोध्या सिंह हरिओद की कृति है। वैदेही वनवास किसकी? अयोध्या सिंह हरिओद की है। मैंने आपको बताया है इनकी अन्य कृतियाँ जैसे चौखे चौपदे, प्रिय प्रवास, कल्पलता, पारिजात। याद करिए थोड़ा सा, मैंने सारी चीज़ें बताई हैं आपको। चौखे चौपदे, चुगते चौपदे भी आपको बताया है। प्रिय प्रवास, ये भी आपकी इनकी महत्वपूर्ण है। कल्पलता, कल्पलता, और पारिजात, पारिजात। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ये बताया था आपको, अधिक प्रिय होना, है ना, अधिक प्रिय होना। ठीक, अब हम यहाँ पर पैसेज पर मूव करते हैं, देखते हैं पैसेज क्या है। पैसेज है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द करस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस। 41 to 45 आपको आंसर करने हैं। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको पैसेज आए, हिंदी में गद्यांश आए और इंग्लिश में अगर आपका पैसेज आता है, तो मैंने आपको सजेस्ट किया है हर एक प्रैक्टिस सेट में, मैंने अभी 2-3 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा दिए हैं आप लोगों को। तो उनमें मैंने बताया कि पहले आप क्वेश्चन रीड कर लिया करिए। उससे ये हो जाता है, क्वेश्चन जब आप रीड कर लेते हैं तो आपको ये समझ आता है क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। फिर आप पैसेज रीड करेंगे बाद में, तो आपको पैसेज में समझ में आएगा कि ये तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। अदरवाइज जैसे होता है, हम पैसेज पढ़ते रह जाते हैं, हम क्वेश्चन का आंसर नहीं ढूंढ पाते। तो बेहतर होगा कि पहले आप क्वेश्चंस पढ़ लें। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं जो है पहले पैसेज पढ़ूंगी, क्योंकि मुझे तो पहले पैसेज ही पढ़ना होगा। ठीक, ड्रीम्स आर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिंस द ego or the director is absent during sleep. The neural pathways have a run of their own. Thus, the day-long experiences or the existing memories are the driving force for the internal dreams. However, when there is tremendous thinking activity or sanyam on a particular thought during waking time, it leads sometimes to solution dreams. Various great inventions and discoveries of the world have come through such dreaming process. Why we do not remember dreams has been researched. आगे देखते हैं, by lots of brain scientists, and there are many reasons. Part of it is to do with creating long-term memory. Nevertheless, it is the dreams that we remember that make life interesting. There are many theories of dreams, but we still do not know why we dream and why most of the times we have random and strange dreams. A possible answer may lie in how synapses behave during sleep. The more we dream during the night, the less restful is the sleep. A really restful sleep is deep sleep without dreams. This helps in flushing out of the toxic material from major parts of the brain. Besides removing the toxins from the brain, the increase of synaptic cleft may also help in explaining the dreaming process. देखते हैं क्वेश्चंस आपसे क्या हैं। क्वेश्चन आपसे ये है कि व्हाट आर ड्रीम्स। तो ड्रीम्स क्या होते हैं, ये तो आपने पढ़ लिया है कि क्या होते हैं ड्रीम्स। ड्रीम्स हमारे दोनों ही तरीके के होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ। तो आपके कैसे होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक, नेक्स्ट आपसे है कि व्हाट डज द सिनेप्टिक क्लेफ्ट हेल्प इन। तो आप बताइए, यहाँ पर आपने भी ये भी पढ़ा हुआ है आपके पैसेज में, इसीलिए आपसे कहा जाता है कि पहले आप क्वेश्चंस पढ़ लिया करिए। ठीक, सो आपको यहाँ पर याद होगा एक्सप्लेनिंग द ड्रीमिंग प्रोसेस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, 1 मिनट दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाई आर द ड्रीम्स दैट वी डू नॉट रिमेंबर आर नॉट इम्पॉर्टेंट। सो ये आपका क्या बताया गया था कि आपके इट्स मेक द ड्रीम्स दैट वी रिमेंबर दैट मेक आवर लाइफ इंटरेस्टिंग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि गिव द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। आपको यहाँ पर एगोनी का सिनोनिम बताना है, एगोनी का। तो आपका जो एगोनी होता है, इसका मतलब क्या होता है,
एगोनी का मतलब होता है पीड़ा। क्या होता है? पीड़ा कहें आप, या फिर आप जो है यातना कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? यातना कह सकते हैं, व्यथा कह सकते हैं, व्यथा कह सकते हैं। तो इसके सिनोनिम जो होते हैं आपके क्या क्या हो सकते हैं? जैसे आपका पेन हो सकता है, पेन हो सकता है, ग्रीफ हो सकता है, GRIF ग्रीफ हो सकता है, और आपका एंग्विश हो सकता है। ये बहुत अच्छा वर्ड है एंग्विश, ENGUISH एंग्विश हो सकता है। और आपका सोरनेस भी हो सकता है, सोरनेस तो कॉमन है, सोरनेस। तो यहाँ पर आप मैच कर लीजिए, कोई ना कोई आपको मिल जाएगा। सी आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, एंटोनिम आपको बताना है किसका? ब्राट का बताना है आपको। यहाँ पर क्या बताना है? एंटोनिम बताना है। तो ब्राट होता है आपका ढीठ बच्चा होता है। क्या होता है? ढीठ बच्चा, या आप बिगड़ैल कह सकते हैं, ढीठ बच्चा कह सकते हैं। अब आपको इसका क्या बताना है? इसका आपको बताना है उल्टा बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका कोई ना कोई ऐसा ऑप्शन होगा जो आपको मिल जाएगा। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है स्पॉइल चाइल्ड, इसका मतलब क्या होता है? दुलारा। क्या होता है? दुलारा होता है। ठीक, दुलारा, लाड प्यार से आपका जो है बिगड़ा। तो आपका ए करेक्ट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। बिस्तर, गद्दा, कुर्सी, डेस्क। क्या होगा यहाँ पर? तो जैसे बिस्तर का संबंध आपका गद्दा से है, वैसे ही कुर्सी का संबंध किससे होगा बताइए आप लोग? सिंपल सी बात है, क्वेश्चन से ही होगा, है ना। किसी विशिष्ट कूट भाषा में इस शब्द को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो उसी भाषा में हम इसको कैसे लिखेंगे ये भी मैंने देखिए पिछले आपको जो 3 प्रैक्टिस सेट करवाए हैं वहाँ पर बताया है कि आपको किस तरीके से करना होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसे शब्द आएँ तो आप इनको थोड़ा सा दूर दूर करके लिखिया करिए। INHALE दिख रहा है आपको? दूसरा जो आपको यहाँ पर दिख रहा है REEDIH, इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। अब आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। अब आपको इस तरीके से क्रॉस में देखना है। क्रॉस में देखिए आपका इस तरीके से ये क्रॉस वाला आपका यहाँ पर बनेगा, और कहीं से भी कोई तरीका और आपका नहीं बन रहा है, आप करके देख लीजिएगा, मैंने किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए कि आपका ई पहले आता है, उसके बाद आपका आई आता है। ई के बाद FGHI यानी कि -4 है यहाँ पर देखिए आपका, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर और ऑटोमेटिकली दिखेगा कि एन के बाद आर में जब हम ट्रांजिशन करेंगे, जैसे एन के बाद क्या आएगा आपका, एन के बाद आपका ओ आएगा, पी आएगा, क्यू आएगा, फिर आर आएगा, यानी कि +4 आपका यहाँ पर है। एच के बाद आप देखिएगा यहाँ पर एच के बाद डी, तो पहले आपका डी आता है, डी आपका पहले आएगा फिर एच आएगा, यानी कि ये -4 होगा और ये आपका +4 होगा, ये आपका -4 होगा, ये आपका +4 होगा। तो यही आपको जो आपका नेक्स्ट वर्ड दिया गया है उसको भी आपको इसी तरीके से ट्रीट करना है, REEDIH। ठीक, इसको आपको इस तरीके से कर लेना है पहले से, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। आप शुरुआत के 2 शब्द मैच कर लेंगे, उसके बाद आपको आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाता है, आपको कुछ करना नहीं होता है। तो पहला हमें -4 करना है, फिर आपको +4 करना है। क्या करना है? +4। जब आप आर में -4 करेंगे तो आर के पहले आएगा क्यू आएगा, ओ आएगा, क्यू आएगा, पी आएगा, फिर ओ आएगा, है ना। तो जैसे आपका ये शब्द लिखा हुआ है जिसका आपको बताना है, तो ये सिंपल सा है, ऐसे लिखेगा, दूर दूर इसको लिखेगा MIGHTY। अब आपको क्या करना है? इस तरीके से क्रॉस करना है, ठीक है। क्रॉस करने के बाद आपको क्या करना है? यहाँ पहले आपको -4 करना है, फिर आपको यहाँ पर +4, यहाँ पर -4, यहाँ पर +4, यहाँ पर -4, यहाँ पर आपको +4 करना है, ठीक। जैसे जब आप M में -4 करेंगे, तो M में जब आप -4 करेंगे तो आपका क्या आएगा? ध्यान से देखिएगा, M के पहले L आता है, फिर आपका K आता है, फिर आपका J आता है ना। क्या आता है? J आता है, फिर उसके बाद आपका I आता है। तो यहाँ पर आपको I लिखना होगा, और यहाँ पर I में आप +4 करिएगा। I में +4 करेंगे तो कितना होगा? JKLM होगा। तो यहाँ पर MI देखिए, कोई सा आपका MI, सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ मैच हो रहा है, कोई और ऑप्शन ऐसा है ही नहीं, तो आपका सी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राघव ने कहा कि वह मेरे पिता की माँ की बेटी की इकलौते भाई की बेटी है। तो राघव के पिता का उस लड़की की माँ से क्या संबंध है? तो आइए देखते हैं। एक लड़की की तस्वीर है जिसकी ओर इशारा करते हुए राघव ने कहा कि वह मेरे पिता की माँ, क्या? वह मेरे पिता की माँ। तो मान के चलिए कि ये राघव है, ठीक है। राघव के ये पिता हैं, कौन है? पिता हैं, राघव के पिता। पिता की माँ ऊपर जाएंगी, मैंने आपको बताया है जो बड़े हैं वो हम ऊपर करेंगे, तो यहाँ माँ आ जाएंगी, पिता की माँ। वह मेरे पिता की माँ तक हो गया। उसकी माँ की बेटी, आपको बेटी पर जाना है अब, तो बेटी आपकी क्या आएगी? नीचे आएगी, मैंने आपको बताया था बेटी हो गई, तो ये बेटी हो गई। ये जो बेटी है और इनका ये जो रिश्ता है, तो ये भाई बहन का होगा, ओबियस सी बात है, तो ये भाई होंगे,
ठीक। इकलौते भाई की बेटी है, तो इनका जो इकलौता भाई है ये है इकलौता भाई, इन भाई की बेटी है, इन भाई की बेटी है वो लड़की जिसकी तस्वीर उन्होंने दिखाई। तो राघव के पिता का उस लड़की की माँ से क्या संबंध है? तो राघव के पिता ये हैं। अब राघव के पिता का इस लड़की, ये जो लड़की है, इस लड़की, ये वाली जो लड़की है, इस लड़की की माँ से क्या संबंध होगा? तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब क्या होगा? हस्बैंड का संबंध होगा, सिंपल सा यहाँ पर है, इसमें आपको कुछ रॉकेट साइंस नहीं लगानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर हम। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो आपसे कैलेंडर से है। यदि 1 जनवरी 2013 को मंगलवार था तो 31 दिसंबर 2013 का सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो मैंने आपको फिर से यहाँ पर कोड यहाँ पर रिवीजन करवाना है, तो आप उसको ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको कोड बताया था 144, क्या बताया था? 144 025 036 146, 144 025 036 146। ये आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस तरीके से मैंने बताया था। फिर मैंने आपको एक सर्कल बताया था कि ये जो आपका सर्कल है, अगर आपका रिमाइंडर 1 आता है तो संडे होगा, अगर हमारा रिमाइंडर 2 आता है तो मंडे होगा, अगर हमारा रिमाइंडर 3 आता है तो हम ट्यूसडे कहेंगे, रिमाइंडर हमारा 4 आने पर हम वेडनेसडे कहेंगे, रिमाइंडर हमारा 5 आने पर हम थर्सडे कहेंगे, और रिमाइंडर हमारा 6 आएगा तो हम फ्राइडे कहेंगे, रिमाइंडर हमारा 7 आता है या 0 आता है तो हम उसको सैटरडे कहेंगे, है ना, सैटरडे कहेंगे। फिर मैंने सेंचुरी के लिए आपको बताया था कि सेंचुरी के लिए आपको क्या करना होता है, आपको डिवाइड करना होता है 100 से। कितने से? आपको 400 से डिवाइड करना होता है। 400 से डिवाइड करने पर अगर आपका रिमाइंडर जो है 100 आता है तो कोड हमारा 4 है। 100 के बाद अगर 200 आता है तो 4206 इस तरीके से लिखना होता है, 4206, 420। अगर हमारा शेषफल 0 आता है तो हम 6 लिखेंगे। बस आपको यही करना है। फिर मैंने एक फॉर्मूला बताया था, लिखना है आपको डेट, फिर मंथ, फिर आपका ईयर आएगा, फिर आपका लीप ईयर आएगा, फिर आपका सेंचुरी आएगा, डिवाइडेड बाई 7 होगा। ठीक, हर एक आपका जो प्रैक्टिस सेट है उसमें इस तरीके का क्वेश्चन मिला है और मैंने पूरा आपको बताया है, तो आपको रिवीजन भी हो रहा होगा, साथ ही में आपको समझ आ रहा होगा किस तरीके से ये कोड होता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 1 जनवरी 2013 लिखा हुआ है, तो मैं यहीं पर आपको बता देती हूँ 1 जनवरी 2013, 1 जनवरी 2013 कैसे हम डिसाइड करेंगे? तो डेट क्या है हमारी? आप कहेंगे 1 तारीख है। मंथ कौन सा है? जनवरी। जनवरी का कोड क्या है हमारा? 1 है। क्या है? 1 है। सबसे पहले, सॉरी मैं आपको बताना भूल गई, सबसे पहले ये देखना होता है कि हमारा 2013 लीप ईयर है कि नहीं है। तो लीप ईयर तो नहीं है। अगर ये लीप ईयर होता तो हमारा जनवरी और फरवरी का कोड एक एक खिसक जाता है, ये 0 हो जाता है, ये 3 हो जाता है, एक एक कम हो जाता है। लेकिन ये आपका जो है एक लीप ईयर ना होने की वजह से कोड एज इट इज़ रहेगा। ठीक, सॉरी आपका मंथ जो था वो आपने जनवरी का, तो कोड आपका 1 आ गया। ईयर कितने हैं इसमें? मैंने कहा था लास्ट के 2 अंक आपके ईयर में काउंट होंगे। लीप ईयर कितने हैं? लास्ट के 2 अंक में आप 4 से डिवाइड करिए, 4 तिया 12, 3 बार गया तो हमारे लीप ईयर 3 हो गए। सेंचुरी के लिए आप इसमें से ईयर हटा दीजिए तो हमारा 2000 बचा। जब 2000 को हम 400 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 0 आता है। 0 के केस में हम 6 लिखते हैं कोड को, और डिवाइडेड बाई हमें 7 कर देना है। जोड़िए इन सबको, 6 3 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 दूनी 22, 23 24, तो 24/7 हो गया। अब देखिए 7 से कट करिए, 7 तिया 21, 21 हो गया, 22 23 24, यानी कि शेषफल कितना आया है? शेषफल 3 आया है। शेषफल 3 होने की कैटेगरी में हमारा कौन सा दिन आना चाहिए था? हमारा जो है ट्यूसडे आना चाहिए था, जो कि आपसे बिल्कुल करेक्ट लिखा है। तो मंगलवार आपका करेक्ट है, इसमें आपको कुछ भी यहाँ पर जोड़ना घटाना नहीं पड़ा। अब आपसे पूछा गया है कि 31 दिसंबर कब? 31 दिसंबर 2013 को कौन सा दिन होगा? तो देखिए 2013 आपका कैसा है? ये आपका लीप ईयर नहीं है, तो आपका कोड एज इट इज़ रहेगा। पहले आपको डेट लिखनी है, फिर आपको दिसंबर का कोड लिख लेना है। दिसंबर का कोड 6 है। अंतिम के 2 अंक हमारे क्या होते हैं? ईयर होते हैं। उसके बाद लीप ईयर क्या होते हैं? अंतिम के 2 अंक को 4 से डिवाइड करिए, 4 तिया 12, तो हमारे 3 हमारे क्या होंगे यहाँ पर? लीप ईयर हो जाएंगे। सेंचुरी के लिए हम जब ईयर हटा देते हैं तो जो बचा हुआ है उसको हम 400 से डिवाइड करते हैं। 400 से डिवाइड करने पर शेषफल 0 आता है। 0 के केस में हम 6 लिखते हैं और डिवाइडेड बाई हम 7 कर देंगे। ठीक, जोड़िए इन सबको, तो आपका 59 बना। ठीक है, 59 डिवाइडेड बाई 7, 7 7 49, 7 8 56, 5 5 56, 56 आपका हो गया। तो आपके 3 शेषफल बचेगा यहाँ पर, कितना? 56 57 58, 3 शेषफल बचेगा। अब 3 शेषफल आने का मतलब क्या है? मैंने आपको बताया था ट्यूसडे आपका जो है बताएगा। 3 शेषफल के केस में हम ट्यूसडे लिखेंगे, तो आपका कौन सा आंसर करेक्ट होगा? सी। तो 49 का सी एकदम करेक्ट है आपका। ये बहुत अच्छा मेथड है, आप कर सकते हैं। क्वेश्चन है 4 दिए गए शब्द हैं आपको, इनमें से 3 किसी ना किसी तरह समान है और 1 असमान है, तो उस असमान शब्द का आपको
चयन करना है, खसरा, रेबीज़, पोलियो और आपका ये क्या है, स्किज़ोफ्रीनिया। तो इसमें आपका स्किज़ोफ्रीनिया डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि अब आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, साइंस में जाना पड़ेगा। हमारे ये तीनों हम जब देखेंगे, मीज़ल्स, रेबीज़ एंड हमारे पोलियो, ये तीनों हमारे कैसे हैं, विषाणु जनित रोग हैं। कैसे हैं? विषाणु जनित रोग हैं। जबकि ये जो स्किज़ोफ्रीनिया लिखा हुआ है ये आपका एक मानसिक रोग होता है। ठीक, तो ये आपका डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर करंट से क्वेश्चन है कि 20 जून 2022 को 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर सामूहिक योगाभ्यास का नेतृत्व किया। तो ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि मैसूर के कर्नाटक में किया है। थोड़ा याद करिए, सारी चीज़ें पढ़ाई गई आपको मैसूर के कर्नाटक में। ठीक, जापान और रूस के मध्य किस द्वीप को लेकर विवाद है? बताइए, जापान और रूस के मध्य किस द्वीप को लेकर विवाद है? तो कुरील द्वीप को लेकर इनके बीच विवाद है। किसको? कुरील द्वीप को लेकर इनके बीच विवाद हो रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि मई 2022 को नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप के शामिल होने वाला एशिया का पहला देश कौन सा है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि दक्षिण कोरिया आपका जो है नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप में शामिल होने वाला पहला देश है। ये भी आपको मैंने बताया है, जब मई का करंट अफेयर्स पढ़ाया है तो देखिएगा वहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कि भारतीय नौसेना के लिए प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित 6 पनडुब्बियों की श्रृंखला में अंतिम पनडुब्बी, ये भी आपको बहुत अच्छे से मैंने बताया। कौन सी है अंतिम पनडुब्बी? याद करिए थोड़ा सा, INS वागसीर। वेरी गुड, INS वागसीर हमारी अंतिम पनडुब्बी थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2022 को पोप फ्रांसिस ने वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स बेसिलिका में आयोजित समारोह में किस भारतीय को मरणोपरांत संत घोषित किया है? तो इन्होंने जो है देव सहायम पिल्लई को जो है एक संत घोषित किया हुआ है। ईसाई धर्म अपनाने के बाद जो है देव सहायन पिल्लई ने अपना नाम लेजारस कर लिया था। क्या कर लिया था? इन्होंने अपना नाम लेजारस कर लिया था। कौन सा धर्म ग्रहण करने के बाद? ईसाई धर्म ग्रहण करने के बाद, ईसाई धर्म। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, जो कि आपसे ये है कि मई 2022 को किसने भारत के 25वें चुनाव आयुक्त के रूप में जो है आपका पदभार ग्रहण किया है? तो ये भी आपको बताया गया है, राजीव कुमार जी ने। आपके किसने? राजीव कुमार जी ने आपके 25वें, ये आपको याद रखना है कि ये 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। और इस पद पर उन्होंने किसको जो है रिप्लेस किया है? तो ये भी महत्वपूर्ण है। पुराना जो हमारे थे तो वो हमारे सुशील चंद्रा जी थे। कौन थे? सुशील चंद्रा जी थे। ठीक, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपसे है। 1 मिनट आप लोग दीजिएगा। ये भी आपको बताया गया है बहुत अच्छे से। मार्च 2022 में भारतीय नौसेना के किस जहाज को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया है? तो आपके मार्च 2022 में प्रेसिडेंट कलर से आपके जो है INS वालसुरा को प्रतिष्ठित किया गया है। किसको? INS वालसुरा को। ठीक, थोड़ा सा कॉपी पलटिएगा तो काफ़ी चीज़ें याद आएंगी। सो अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपसे ये है कि जुलाई 2022 को कौन राज्य प्राइमरी एजुकेशन में नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये आप याद करिए, ये भी आपको बहुत अच्छे से मैंने बताया है कि आपके जुलाई 2022 में उत्तराखंड, कौन सा? उत्तराखंड आपका जो है विद्यालयी शिक्षा ग्रहण प्राइमरी एजुकेशन में नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बना है। आप जब देखेंगे करंट अफेयर्स जुलाई का तो बताया गया है वहाँ पर आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप, तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि मई 2022 में किस राज्य में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है? याद करिए थोड़ा सा आप लोग। जब मैंने आपको मई का करंट अफेयर्स पढ़ाया था तो वहाँ पर आपको बताया था, कई बार रिवीजन भी करवाया गया है कि उत्तर प्रदेश के पटवई में, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश की जो पटवई ग्राम पंचायत है वहाँ पर रामपुर में, आपके रामपुर में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया। सो यूपी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो CBSE का जो नया अध्यक्ष है वो आपका किसको बनाया गया है? तो निधि छिब्बर को बनाया गया है। आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, किसको? निधि छिब्बर को बनाया गया है। ये आपके बिल्कुल लेटेस्ट हैं तो आपको इनका नाम याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, किस भारतीय राज्य में गमोचा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? गमोचा आपसे पूछा गया है। तो ये आपके असम राज्य में जो गमोचा है ये एक सांस्कृतिक प्रतीक है। कहाँ पर? असम में है। कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? बताइए कौन सा राज्य आपका हरियाणा के साथ सीमा साझा नहीं करेगा? तो इसमें देखिए आपको कुछ रॉकेट साइंस नहीं लगानी। जब आपने मैप देखा होगा तो आपको अपने आप ये अंदर से वाइब्स आ जाएंगी कि कौन सा सही होगा कौन सा नहीं होगा, है ना? तो समझिए इसको आप। देखिए मध्य प्रदेश के साथ कहीं से भी सीमा नहीं लगाएगा। थोड़ा सा सोचिए, पहले आपका यूपी है, उसके बाद आपका फिर मध्य प्रदेश आता है।
है ना। तो आपके एमपी के साथ सीमा नहीं लगाता। हरियाणा राज्य की सीमा पंजाब से लगती है, राजस्थान से लगती है, हिमाचल प्रदेश से लगती है, यूपी से लगती है ना, और दिल्ली से भी लगती है। बट कहीं से भी हरियाणा जो है हमारा एमपी के साथ सीमा साझा नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को का हेडक्वार्टर। सो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है आपका, ये आपका पेरिस में है। कहाँ पर है? पेरिस में है। अब यहाँ पर जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ। मैंने आप लोगों को जो जनरल अवेयरनेस का पूरा वीडियो दिया था, 2 घंटे का कुछ का था, उसमें मैंने आपको एससीओ के बारे में बताया था। एससीओ की स्थापना कब हुई थी, तो वहाँ पर मैंने आपको 2003 बताया है। कई जगह आपको 2003 मिलेगा और कई जगह आपको 2001 मिलेगा। ठीक, तो आपको 2001 वाले को प्रायोरिटी देना है कि 2001 वाला अगर ऑप्शन में है तो हमें इसको प्रायोरिटी देना है, और ये हमारा करेक्ट आंसर है। हमारी 15 जून 2001 को जो है स्थापना की गई थी, किसकी? एससीओ की। ठीक, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वहाँ पर मैंने आपको बताया था 2003, तो मैं इसको करेक्ट करवा रही हूँ। अब आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा कि 15 जून 2001 आपका करेक्ट होगा। ठीक, उस चीज़ के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ आपसे। ये मुझे बाद में दिखा तो मैंने उसको पिन भी कर दिया बाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे ये है कि निम्नलिखित में से किस भाषा पर विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। तो मैंने आपको जनरल अवेयरनेस में ये बताया हुआ है कि नोबेल पुरस्कार आपके किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है। अब थोड़ा सा आप याद करिए। मैंने बताया था कि शांति के क्षेत्र में आपका दिया जाता है, याद करिए थोड़ा सा। शांति के अलावा मैंने बताया था साहित्य के क्षेत्र में भी दिया जाता है। किसके क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में आपका दिया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में। भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है, किसके? भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, और आपका अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। गणित के क्षेत्र में आपका नहीं दिया जाता है ना। तो ये आपको कैटेगरी याद रखनी है। 6 कैटेगरी हैं आपकी, मैंने बताया है आपको। ठीक, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए। भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम पता क्या है? रेवन है, काला कौवा। कौन है? काला कौवा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है। तो सोमनाथ मंदिर जो है गुजरात राज्य के तट पर है। किस पर है? गुजरात राज्य के तट पर है। भगवान शिव का ये मंदिर है, तो याद रखिएगा भगवान शिव को समर्पित है सोमनाथ मंदिर। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो इस दिन तो लड़कियां बहुत स्टेटस लगाती हैं, याद होगा आप सभी को। प्रतिवर्ष 15 मई को हम क्या मनाते हैं? 15 मई को हम क्या मनाते हैं? हर वर्ष हम अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाते हैं। और इस बार 2022 में जो थीम थी अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की, वो थी परिवार और शहरीकरण। क्या थी? परिवार और शहरीकरण। परिवार और शहरीकरण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या नेशनलहुड इन आवर टाइम्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? किसने ये आपकी पुस्तक लिखी है? तो आपको यहाँ पर याद रखना कि ये जो आपकी पुस्तक है, इसके लेखक आपके पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद जी हैं। कौन है? सलमान खुर्शीद जी हैं। ये आपके बेसिकली पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री, और कांग्रेस के नेता थे आपके। तो याद रख लीजिएगा क्योंकि नेताजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 1 मिनट आप लोग दीजिएगा। क्वेश्चन आपसे है कि हीरो इंडियन सुपर लीग 2021-2022 के 8वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है हैदराबाद एफसी ने ये आपका खिताब जीता है। हीरो इंडियन सुपर लीग 2021-2022 के 8वें संस्करण का खिताब हैदराबाद एफसी ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि 31वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो मैंने आपको एक वीडियो दिया था ना सम्मान वाला और पुरस्कार वाला, उसमें मैंने बताया था कि 31वां जो आपका सरस्वती सम्मान है किसको दिया गया है। तो हिंदी के वरिष्ठ कवि और लेखक प्रोफेसर रामदरस मिश्र जी को आपके 2021 के लिए, किसके लिए? 2001 के लिए आपका जो है ये पुरस्कार दिया गया है। 31वां सम्मान इनको दिया गया है। और इनकी जो कृति थी, कविता संग्रह थी जिसके लिए इनको दिया गया है, मैं तो यही हूँ। किसके लिए? मैं तो यही हूँ। तो ये भी मैंने आपको बताया हुआ है किसके लिए दिया गया है, मैं तो यहाँ हूँ। ठीक, याद रखिएगा मैं तो यहाँ हूँ है। ठीक है, किसको? प्रोफेसर रामदरस मिश्र जी को दिया गया है। यहाँ पर अब हमसे निर्देश दिए गए हैं कि दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्न संख्या 71 to 75 से सबसे उचित विकल्प चुनिए। हम बिल्कुल चुन लेंगे, पढ़ते हैं इसको। सारा संसार नीले गगन के तले अनंत काल में रहता आया है। हम थोड़ी दूरी पर ही देखते हैं क्षितिज तक, जहाँ धरती और आकाश हमें मिलते दिखाई देते हैं, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो यह नज़ारा आगे खिसकता चला जाता है और इस नज़ारे का कोई ओर छोर हमें दिखाई नहीं देता।
ठीक इसी तरह हमारा जीवन भी है। वाह, तुलना देखिए किससे की गई है। ज़िंदगी का ना जाने कितनी उपमाएं दी जा चुकी हैं, लेकिन कोई भी उपमा पूर्ण नहीं मानी गई, क्योंकि ज़िंदगी के इतने पक्ष हैं कि कोई भी उपमा उस पर पूरी तरह फिट नहीं बैठती। वानर साहब जीवन को एक खुली किताब मानते थे, और यहाँ यह भी मानते थे कि सभी जीवों को समान रूप से जीने का हक है। वह चाहते थे कि इंसान अपने स्वार्थ में अंधा होकर किसी जीव के जीने का हक ना मारे। यदि इंसान ऐसा करता है तो यह बहुत बड़ा अन्याय होगा। हमारे विचार स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता है कि हम दूसरों को उनके जीने के हक से वंचित कर दें। वाह, ये अच्छी लाइनें लिखी हुई हैं यहाँ पर। यह खुला आसमान, यह प्रकृति और यह पूरा भूमंडल हमें दरअसल यही बता रहा है कि हाथी से लेकर चींटी तक सभी को समान रूप से जीवन बिताने का हक है। जिस तरह से खुले आसमान के नीचे हर प्राणी बिना किसी डर के जीने सांस लेने का अधिकारी है, उसी तरह मानव मात्र का स्वभाव भी होना जरूरी है। वह अपने जीवन के साथ दूसरों के अपने जीने का हक ना छीने। यह आसमान हमें जिस तरह से भय से छुटकारा दिलाता है, उसी तरह से हमें भी मानव जाति को इतर जीवों को डर से छुटकारा दिलाकर उन्हें जीने के लिए अवसर देना चाहिए। दूसरों के जीने के हक को छीनने से बड़ा अपराध या पाप कुछ नहीं हो सकता। क्वेश्चन है, क्षितिज किसे कहते हैं? अब आप बताइए कि क्षितिज यहाँ पर किसे कहा गया है? तो जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं? क्षितिज कहते हैं। ये आपका करेक्ट होगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वानर साहब ने जीवन की उपमा दी है, तो बिल्कुल उन्होंने क्या बोला था? खुली किताब बोला था। खुली किताब, कितना सिंपल क्वेश्चन रहता है इनमें। ठीक, इनको तो आप सही कर ही सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे होते हैं यदि। हम कब अन्याय कर रहे होते हैं? इंसान किसी को जीने का अधिकार नहीं देता, अपने स्वार्थ में अंधा होकर दूसरों का हक लूटता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, प्रकृति और खुला आसमान बता रहे हैं कि सबको क्या जीने का हक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, आसमान हमें दिलाता है, क्या दिलाता है हमें आसमान? तो आपको बताया गया है भय के छुटकारे का आश्वासन, है ना, भय से छुटकारे का आश्वासन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर भी हमसे निर्देश ही दिए गए हैं, देख लेते हैं। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्न संख्या 76 से आपका जो 80 के सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। ये भी देखिए आपका आसमान से ही शुरू हुआ है। आसमान में मुक्का मारना कोई बुद्धिमानी का काम नहीं समझा जाता है। बिना लक्ष्य के तर्क करना भी बुद्धिमानी नहीं है। हमें भली भांति समझ लेने की आवश्यकता है कि हमारा लक्ष्य क्या है। हम जो कुछ प्रयत्न करने जा रहे हैं वह किसके लिए है। साहित्य हम किसके लिए रचते हैं। इतिहास और दर्शन क्यों लिखते और पढ़ते हैं। राजनीतिक आंदोलन किस महान उद्देश्य की सिद्धि के लिए करते हैं। मनुष्य ही वह बड़ी चीज़ है जिसके लिए सब यह किया करते हैं। हमारे सब प्रयत्नों का एक लक्ष्य है, मनुष्य वर्तमान दुर्गति के पंख से उद्धार पाए और भविष्य में सुख और शांति से रह सके। वह शास्त्र, वह ग्रंथ, वह कला, वह नृत्य, वह राजनीति, वह समाज सुधार जंजाल मात्र है जिससे मनुष्य का भला ना होता हो। मनुष्य आज हाहाकार के भीतर त्राही त्राही पुकार रहा है। हमारे राजनीतिक और सामाजिक सुधार में अन्न वस्त्र की समस्या सुलझ सकती है, फिर भी मनुष्य सुखी नहीं बनेगा। उसे सिर्फ अन्न वस्त्र से ही संतोष नहीं होगा, इसके लिए भी उसका मन बनना बाकी रह जाता है। इसके आगे है, साहित्य वही काम करता है। मनुष्य नामक प्राणी तो पशुओं में ही एक विकसित प्रजाति है, और यदि मनुष्यता के गुण और मूल्य उससे नहीं होते तो वह मनुष्य नामक पशु ही है। मनुष्य नहीं, भोजन करना, सोना, वंश वृद्धि जैसे काम प्रकृति के द्वारा तय हैं। सच्चा मानव बनने के लिए उसे जो दृष्टि चाहिए उसे पाने में साहित्य सहायक हो सकता है। आसमान में मुक्का मारने से आशय है, ये क्वेश्चन है आपसे अब कि आसमान में मुक्का मारने से क्या आशय है। तो आप समझ जाएंगे कि क्या आशय है आसमान में मुक्का मारने से। बताइए, बिल्कुल निरर्थक कार्य होता है आपका, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धिमानी नहीं है। बुद्धिमानी क्या नहीं है आपका? आसमान में मुक्का मारना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, साहित्य, कला, नृत्य आदि व्यर्थ हैं यदि
उनसे क्या ना हो उनसे, यदि उनसे मनुष्य का हित ना हो सके, है ना, तब ये सब व्यर्थी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, अन्न वस्त्र आदि की समस्याएं हल हो सकती हैं। अन्न और वस्त्र आदि की समस्याएं हल हो सकती हैं सामाजिक सुधारों से। किससे? सामाजिक सुधारों से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के लिए प्रकृति द्वारा तय कामों में नहीं है। कौन सा प्रकृति द्वारा तय कामों में नहीं है? तो आपका प्रकृति से हमें वंश वृद्धि, सोना, भोजन करना, अन्य वस्त्र की प्राप्ति हमारी प्रकृति के कामों में तय नहीं है। ठीक, आगे हमसे क्वेश्चंस जो हैं वो ग्राफ एवं तालिका से हैं। तो अब आप लोग अपना पेन और कॉपी बिल्कुल तैयार रखिए। ठीक है, देखते हैं आपसे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपसे कि प्रश्न संख्या 81 to 85 तक के आपको जवाब देना है। ये जो आपको चित्र दिया गया उससे नीचे दिए गए रेखा चित्र में वर्ष 2008 से 2014 तक कंपनी ए की बिक्री हज़ारों में दर्शाई गई है। एक बार आप इसको देख लीजिए। ये आपका है, यहाँ पर आपका क्या दर्शाया गया है? बिक्री दर्शाई गई है, सेल्स दर्शाए गए इन 1000 एंड यहाँ पर आपके ईयर्स दर्शाए गए हैं। ओके, अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, बस आपको धैर्य के साथ यहाँ पर सॉल्व करना है, बिल्कुल आराम से सॉल्व करना। इतना ज़्यादा टाइम मिलता है आपको पेट की परीक्षा में कि आप अपना 1 घंटे में पेपर सॉल्व कर लेंगे। बिलीव करिए, मेरा 1 घंटे में OMR तक फिल हो गया था। तो पेपर सॉल्व करने की तो बात ही अलग है। पूरा OMR भी आप 1 घंटे के भीतर भर सकते हैं, इतना आसान है। ठीक, तो डरना नहीं है आपको। क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2008 से वर्ष 2011 तक बिक्री में प्रतिशत परिवर्तन क्या है? तो आपको वर्ष 2008 में बिक्री देख लेना है, वर्ष 2011 में देख लेना है, प्रतिशत में परिवर्तन देख लेना है। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है, ज़्यादा आपको कुछ यहाँ पर करना नहीं है। देख लेते हैं हम। अब हम देखते हैं, ये हमारा हमें दिया गया था, चित्र दिया गया था। इसमें वर्ष 2008 को देखिए और कौन सा वर्ष कह रहे हैं? वर्ष 2011। ये 2 वर्ष आपसे कहे गए, 2008 और 2011। तो 2008 में आपका कितना है बिक्री? आपको बस वैल्यू रीड करना आना चाहिए, 120 है। और 2011 में कितनी है आपकी बिक्री? तो 2011 में आपकी कितनी है? आपकी 270 है। कितनी? 270 है। ठीक, तो आपने यहाँ पर लिख लेना है 2008 में हमारी बिक्री कितनी है। तो 2008 में आपने देखा 120,000 है और हमारी 2011 में कितनी है? 270,000 है ना। तो प्रतिशत में परिवर्तन कितना हुआ है? 120 से 270 में कितने का परिवर्तन होगा? तो आप कहेंगे कि 150 का परिवर्तन होगा, लेकिन हमें परसेंटेज में निकालना है। 150 का परिवर्तन हुआ, किस में परिवर्तन हुआ होगा? इसमें परिवर्तन हुआ होगा, तब जाके ये 270 हुआ है ना। तो आप 120 को नीचे लाएंगे, प्रतिशत निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सॉल्व कर लीजिए तो 125% आपका आंसर आ जाएगा। ई ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2008 से वर्ष 2014 तक औसत बिक्री आपको बतानी है। तो औसत हम निकाल लेंगे, 2008 से 2014 तक की आपको औसत निकालना है। ये 2008 है, 2009 है, 2010 है, 2011 है, 2012 है, 2013 है और 2014 है। इन सब को जोड़ दीजिए और क्या करिए, जितनी आपकी एंटिटी हैं उनसे भाग लगा दीजिए। तो सबसे पहले क्या होगा? 120 प्लस 180 प्लस आपका ये कितना लिखा था? 216 लिखा है ना, 216 प्लस आपका 270 प्लस आपका 400 प्लस आपका कितना है? 380 नेक्स्ट आपका 380, ये भी आपका 380 है। कितनी एंटिटी है? 1 2 3 4 5 6 7 एंटिटी हैं। तो 7 से हम डिवाइड कर देंगे, सबको जोड़िएगा, 1946 आएगा। 7 से डिवाइड करिएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, यहाँ पर 5 बचेगा, यहाँ पर 7 7 49 हो जाएगा, 49 5 बचेगा, 7 8 56, यानी कि 278 आपका आएगा औसत। कितना आया? 278। कोई ऑप्शन मैच भी हो रहा है? हाँ, ईडी हो रहा है। कितने वर्षों के दौरान बिक्री 320,000 से अधिक है? आपको ये बताना है कितने वर्षों में, 1 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में, 4 वर्ष में। कब हुआ है ऐसा? कब ऐसा हुआ है जब आपकी बिक्री 320,000 से ऊपर है? तो हम देख लेते हैं कब ऐसा हुआ है। देखिए, 320,000 से कम है, कम है, कम है, कम है, ज़्यादा है, ज़्यादा है, ज़्यादा है। तो 3 बार ऐसा हुआ है ना। कितनी बार? 3 बार। बस आंसर हो गया आपका। कितना सिंपल है आपका ये सब क्वेश्चंस। बस आप लोग डरते हो, खाली डरना नहीं है आपको। क्वेश्चन है, दूसरे सबसे अधिक बिक्री वाले वर्ष तथा सबसे कम बिक्री वाले वर्ष के मध्य अंतर। अब बताइए ये क्वेश्चन कितना सिंपल है। अब इसको भी लेकिन करके तो बताना पड़ेगा। सबसे अधिक बिक्री वाला वर्ष कौन सा है? देख लीजिए आप लोग। तो सबसे अधिक बिक्री वाला वर्ष हमारा 400 वाला आपको दिख रहा होगा। कौन सा? 400 वाला दिख रहा है। सबसे कम बिक्री वाला वर्ष 2008 दिख रहा है। तो इनका अंतर आप नहीं निकाल पाएंगे। कितना आएगा? 0, 10 में से 2 गया
8 बचेगा, इधर पे 3 बचा, 3 में से 1 गया, कितना बचा 2, तो आपका कितना आएगा 280 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो आपका कोई ऑप्शन मैच हो रहा है? हाँ मैच हो रहा है, ए ऑप्शन। देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपने और मैं कहूँगी मिस्टेक कर दी। दूसरे सबसे अधिक बिक्री वाला वर्ष दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर आपका 400 था, दूसरे नंबर पर सबसे अधिक बिक्री वाला वर्ष कौन सा है, इसको देखिए आप। यही गलती करते हैं हम लोग एग्जाम में, सबसे अधिक बिक्री वाला वर्ष पहले नंबर पर ये है, दूसरे नंबर पर तो ये 380 वाला होगा ना। तो यही तो उन्होंने कहा है, दूसरे सबसे अधिक बिक्री वाला वर्ष और सबसे कम बिक्री वाले वर्ष में अंतर कितना है, तो आपका 260 आएगा आंसर। अब 260 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दूसरा लिखा हुआ है, ये मैंने छोड़ दिया था, भूल गई। ठीक, तो अब आप यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2013 में पिछले वर्ष की तुलना में बिक्री में प्रतिशत परिवर्तन क्या है। तो देखते हैं 2013 में पिछले वर्ष की तुलना में, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, पिछले क्वेश्चन की तरह नहीं करना है हमें। कह रहे हैं कि वर्ष 2013 में पिछले वर्ष की तुलना में बिक्री में प्रतिशत परिवर्तन क्या है। तो हम 2013 को देख लेते हैं पहले। 2013 कहाँ है, ये है। 2013 में हमारा कितना है 380 है ना। पिछले वर्ष का कह रहे हैं, पिछला वर्ष 2013 का क्या होगा 2012 होगा, 2012 में आपका 400 है। तो कितना परिवर्तन है 400 और फिर यहाँ पर 380 हो जा रहा है, 20 का परिवर्तन हुआ है। लेकिन हमें प्रतिशत में निकालना है, तो किस में परिवर्तन हुआ है आपका, जिससे पूछा गया है उसको आप नीचे कर दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा 5% आपका आ जाएगा। सो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा 5%। ठीक, लेकिन 5% की क्या हुई है, कमी हुई है, क्योंकि पहले आपका 400 था, फिर आपका 380 हुआ, तो कमी हुआ ना, वृद्धि तो नहीं हुआ, तो कमी हुई है आपकी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिए एक बार, ये रहा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि प्रश्न संख्या 86 to 90 तक निम्नांकित आलेख का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। तो हम देख लेते हैं, ये आपका आलेख है, इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक, ये आपका आलेख दिया हुआ है। यहाँ पर जो डार्क वाला है ये आपका उत्पादन दर्शा रहा है और जो लाइट वाला है ये आपका निर्यात दर्शाता है। ठीक, बस आपको इसी को देखना है अच्छे से। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, 1 मिनट दीजिएगा। वर्ष 2014 और 2018 में चीनी के कुल उत्पादन का 2015 और 2019 में चीनी के कुल निर्यात से अनुपात ज्ञात करिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, वर्ष 2018 और 2014 में चीनी का कुल उत्पादन निकाल लीजिए और 2015 और 2019 में चीनी का कुल निर्यात निकाल लीजिए। हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। ये देखिए आपका ये डायग्राम है, इसको देखिए आप पहले। ठीक, आपसे कह रहे हैं 2014 में, तो 2014 वाला ये वाला हमारा ब्लॉक है, ये वाला है। इसमें उन्होंने कहा है 2014 में चीनी का उत्पादन डार्क वाला है, क्या है डार्क वाला, तो हमने 280 लिख दिया। फिर कह रहे हैं 2018 में, तो 2018 वाला हमारा ये वाला ब्लॉक है। 2018 में चीनी का कुल उत्पादन कौन सा होगा, ये वाला होगा, कितना 440 होगा, है ना। दोनों को जोड़िए कितना होगा 720 होगा। ठीक, फिर हमसे कह रहे थे 2015, मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ, 2015, तो 2015 वाला ये वाला ब्लॉक है। और कौन सा 2019, तो ये वाला 2019 वाला है। कह रहे हैं कि इसमें चीनी का निर्यात, तो निर्यात वाला कौन सा है, ये लाइट वाला है। कौन सा, ये लाइट वाला है। तो 220 यहाँ पर लिख लीजिए और ये वाली वैल्यू 220 है, ये वाली कितनी है 380 है, जोड़ दीजिए इनको। तो सिंपल सी कैलकुलेशन 600 है। अनुपात निकाल लीजिए 7:20 और ये 600 है, तो 6:5 आपका आंसर आ जाएगा। सो आप कौन सा करेक्ट करेंगे 6:5 आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2016, 17 और 19 में चीनी के कुल निर्यात का 80% वर्ष 2015 और 18 में हुए कुल उत्पादन के कितने प्रतिशत अधिक है। देखते हैं हम, देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान से, कह रहे हैं 2016, तो पहले आप 2016 को देख लीजिए। 2017 और 2019 में चीनी के कुल निर्यात, पहले हम निर्यात देख लेते हैं कितने का हुआ है। निर्यात वाला कौन सा बॉक्स है हमारा, निर्यात वाला जो हमारा बॉक्स है ये लाइट वाला था, है ना, लाइट वाला बॉक्स था। तो हम इनको लिख लेंगे कितना 270। फिर इसमें कितना है हमारा 360, फिर इसमें कितना है आपका 380। तो आपने इसको जोड़ा, तो जोड़ने पर कितना आएगा 1010 आएगा, है ना। आपका कितना आएगा 1010। फिर कह रहे थे 2015, 2018 में चीनी की कुल उत्पादन, तो 2015 को देखिए अब आप,
2015 आपका कहाँ है, ये वाला 2015 है, और 2018 ये है। चीनी के कुल उत्पादन, तो कुल उत्पादन कितना है, ये वाला उत्पादन वाला है, तो उत्पादन 320 और ये कितना है 440 है, तो ये कितना होगा 760 होगा। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा था, हमसे कह रहा था कि 2016, 17, 19 में चीनी के कुल निर्यात, हमने कुल निर्यात तो निकाल लिया, कितने का हुआ है 1010 का हुआ है। 2015 और 2018 में कुल उत्पादन कितने का हुआ, तो आपने देखा था कितना हुआ था, मैं भूल गई 760 हुआ था, है ना 760। अब इसका आपको क्या निकालना था, 80% निकालना है। देखिए इसका 80%, तो इसका 80% हम कर लेते हैं। इसका 80% क्या होगा, सिंपल सा है, 8 एकम 8, 0, 8 एकम 8, है ना, तो 808 होगा। अब कह रहे हैं कि आपका ये जो 80% है, अब पूरा ये वैल्यू आपकी कितनी बन गई, ये वाली वैल्यू पूरी आपकी 808 बन गई। अब आपको ये देखना है 808 वर्ष 2015-2018 में कुल उत्पादन कितना हुआ है 760। 760 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 760 से 808 कितना अधिक है, सिंपल सा क्वेश्चन अब ये बन गया। तो पहले तो ये देख लीजिए कितना अधिक है, तो 48 अधिक है ना। लेकिन आपसे पूछा गया प्रतिशत में, तो प्रतिशत के लिए क्या करते हैं, जिसमें आपका जो है अधिक है तो आपको वो नीचे लिखना है 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि परसेंटेज निकालना है, 6.3% आएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए, 2016, 17 और 18 में चीनी का औसत निर्यात 2017 में उत्पादन से कितने प्रतिशत कम है। तो पहले तो हम 2016, 17 और 18 में चीनी का औसत निर्यात देख लेते हैं। 2016 में, 17 में, इस तरीके से ये होता है, जब आप इस तरीके से इसको गोला बना लेते हैं तो आप सिर्फ इसी पर फोकस करेंगे, अन्य जो आपके दिए हैं इन पर नहीं जाएंगे आप। वैल्यू सही पुट होती है, ये यहाँ पर बहुत चांसेस होते हैं कि आप वैल्यू गलत पुट कर लेते हैं, तो ये सबसे बड़ी गलती हो जाती है हमसे, आपको ऐसा नहीं करना है। तो 2016 में चीनी का निर्यात देखिए, निर्यात वाला ये वाला बॉक्स है, लाइट वाला, ये लाइट वाला, तो निर्यात कितना है 270 प्लस 360 प्लस 300 डिवाइडेड बाई कितनी एंटिटी है, 3 है, तो 3 से आप डिवाइड कर देंगे, तो 930 डिवाइडेड बाई 3, 310, सो आपका 310 आ गया। फिर कह रहे थे 2017 में उत्पादन, आप देखिए 2017 में उत्पादन ये वाला ब्लॉक, तो 400 है ना, ये आपसे कहा गया है। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं कि कह रहे थे एक्चुअल में। कह रहे थे कि 2016, 17, 18 में चीनी का औसत निर्यात, तो हमने औसत निर्यात निकाला 310। 2017 में हुआ उत्पादन, तो आपने कहा उत्पादन 400 का, तो कितना प्रतिशत है आपसे ये पूछा गया है, तो देख लीजिए कितना है। तो आपका यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना कम है, तो आप कहेंगे कि आपका 90 कम है। किस पर कमी हुई है, तो कमी वाले को हम नीचे लिखेंगे 400 पर, जिससे पूछा हुआ होता है। देखिए 2017 में उत्पादन से, तो आपका 400 नीचे आएगा और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर आपका 22.5 आपका करेक्ट आंसर होगा। सो आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। सिंपल सी कैलकुलेशन है, कुछ आपको नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2014 से 2019 तक चीनी का औसत निर्यात आपको यहाँ पर बताना है। तो हम औसत निर्यात देखने वाले हैं, तो हम देखते हैं निर्यात वाला कौन सा आपका ब्लॉक है, लाइट वाला। कब से कब तक पूछा है, 2014 से 19 तक, तो ये वाली वैल्यू सबको जोड़ देनी है, जितनी एंटिटी है उनसे भाग लगा दीजिएगा। 200 प्लस 220 प्लस आपका 270 प्लस आपका 360 प्लस आपका 300 प्लस आपका 380 है ना, डिवाइडेड बाई कितना है 6 है, इनको जोड़िएगा 1730 आएगा, डिवाइडेड बाई 6 से डिवाइड करिए, 6 दूनी 12 और यहाँ पर 5 बचेगा, 6 8 48, 48 के बाद यहाँ पर कितना बचेगा, 48 से 49 50, यानी कि यहाँ पर फिर से 5 बचा, फिर 6 7 42, 6 8 48 यानी कि 2 बचा। ठीक है, 6 दूनी 12, 6 3 18, तो आपका 288.3 के समथिंग आएगा। कोई ऑप्शन मैच हो रहा है, हाँ ये वाला आपका मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि वर्ष 2015, 2016 और 2018 में चीनी का औसत उत्पादन 2016 से 2019 तक चीनी के औसत उत्पादन से निर्यात का अनुपात आपको बताना है। तो सिंपल सा आपसे ये जो बोला गया है पहले वो कर लेते हैं। ये देखिए आपका चित्र जो दिया गया था, इसको 2015, 2016 और 2017 को देखिए, 2015, 2016 और 2017 को क्या देखना है आपको, उत्पादन देखना है। उत्पादन हमारा कौन सा वाला ब्लॉक दर्शाता है, ये डार्क वाला। औसत करना है तो 320 को जोड़ दीजिए 380 में, और फिर इसमें 400 जोड़ दीजिए, और जितनी एंटिटी हैं उनसे हम क्या करेंगे, भाग लगा देंगे, है ना।
2018 बोला गया है, ये वाला 18 वाला, तो 440 होगा ये, ना कि आपका 400। ठीक, डिवाइडेड बाई कितना होगा, 3 होगा, तो ये 1140 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 3 त्रिका 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बचेगा, 3 7 21, 3 8 24, 0, यानी कि 380 आ गया। फिर कह रहे थे 2016 से 2019 का औसत निर्यात आपसे कह रहे थे, 2016 से 2019 ये वाला। ठीक, कहाँ से कहाँ तक का, 2016 से 2019 का आपको औसत निर्यात। तो निर्यात वाला कौन सा बॉक्स है, निर्यात वाला ये हमारा लाइट वाला, ये लाइट वाला आपको जोड़ लेना है। 270 में जोड़िएगा आप कितना, 360 जोड़िएगा, प्लस 300 करिएगा, प्लस 380 जोड़िएगा, डिवाइडेड बाई जितनी एंटिटी है उनसे डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर आपका 1310 आएगा, डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, करिए, 4 तिया 12 हो जाएगा, 1 बचा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और फिर 8 के बाद कितना है यहाँ पर, 3 बचेगा यहाँ पर, फिर 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 0.5। ठीक, तो इतना आपका जो आया है, इनको अब आप क्वेश्चन में देखिए। आपसे पूछा क्या गया था एक्चुअल में, आपसे ये कह रहे थे कि 2015, 16 और 18 में चीनी का औसत उत्पादन, तो आपने निकाला कितना था, 380 था, है ना। और 2016 से 19 तक चीनी का औसत निर्यात कितना आया था, तो आपका कितना आया था, 327.5 आया था, है ना, 327.5। इसका अनुपात आपको निकाल लेना है, 380:327.5 का अनुपात। इसका अनुपात निकाल लीजिएगा आप लोग, तो इसका अनुपात 152 और 1:131 आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है जो आपको दिख रहा होगा, देखते हैं। दी गई तालिका में दिए गए आंकड़े 5 वर्षों में किसी विद्यालय के 3 भिन्न भिन्न संकायों में निम्नांकित लड़के और लड़कियों की संख्या दर्शाते हैं। तालिका का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। तो यहाँ पर आप ये तालिका देख लीजिए, और यहाँ पर जो आपके यहाँ पर दर्शाए गए हैं, यहाँ पर कला आपका है, यहाँ पर विज्ञान है, और यहाँ पर वाणिज्य में आपकी गर्ल्स और बॉयज़ की जो संख्या है दर्शाई गई है अलग अलग ईयर्स में। अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन से काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन आपका ये है, 1 मिनट आप लोग दीजिएगा। वर्ष 2012 और 2016 में मिलाकर विज्ञान संकाय में लड़कों की संख्या वाणिज्य संकाय में सभी वर्षों में लड़कियों की संख्या के कितने प्रतिशत है। ठीक, तो आपको पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि वर्ष 2016 कह रहा है और 2012 कह रहा है, इसमें मिलाकर विज्ञान संकाय में लड़कों की संख्या। तो पहले हम यही देख लेते हैं। ठीक, जो आपका डायग्राम था उस पर देख लेते हैं, ये है आपका। तो देखते हैं वर्ष 2012 को देखिए आप, ये वाला हमारा वर्ष 2012 का ब्लॉक है, और वर्ष 2016 को देखिए, ये वाला हमारा 2016 का ब्लॉक है। इसमें विज्ञान संकाय को देखिए, विज्ञान संकाय आपको दिख रहा है, ये वाला विज्ञान संकाय है। विज्ञान संकाय में लड़कों की संख्या, तो आपका क्या होगा, ये आपका विज्ञान संकाय में लड़कों की संख्या होगी 40 + 38, तो क्या आएगा आपका 78 आ जाएगा, है ना। वाणिज्य संकाय में सभी वर्षों में लड़कियों की संख्या कह रहे थे, तो वाणिज्य संकाय आपका कौन सा है, ये वाला वाणिज्य संकाय है। इसमें लड़कियों की संख्या, सभी लड़कियों की संख्या, तो अलग से मत लिखिए, यहीं पर जोड़ कर लीजिए इन्हीं का, तो 200 आएगा। अब आपसे जो क्वेश्चन कहा गया था, आप क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन कह रहे थे कि 2012-2016 में विज्ञान संकाय में लड़कों की संख्या आपने कहा 78, वाणिज्य संकाय में सभी लड़कियों की संख्या तो आपने कहा कि 200। कह रहे हैं कितने प्रतिशत है, तो प्रतिशत निकाल लीजिए कि 78 हमारा 200 का कितना प्रतिशत है। तो प्रतिशत हम आसानी से निकाल नहीं पाएंगे, 39% आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2012 से 2020 तक कला संकाय में लड़कों की कुल संख्या विज्ञान संकाय में लड़कों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत अधिक है। तो पहले हम क्या देखते हैं, जो आपको यहाँ पर जो डायग्राम दिया गया है उसमें देखते हैं क्या कह रहे हैं। वर्ष 2012 से 2020 तक, कहाँ से, वर्ष 2012 से 2020 तक, इन सभी वर्षों में कला संकाय में, कला संकाय आपका कौन सा है, ये कला संकाय में लड़के, तो आपके लड़के क्या हैं, ये वाले लड़के हैं, इन सबको जोड़ दीजिए तो 210 आएगा आपका। ठीक, फिर कह रहे हैं वर्ष 2012 से 2020 तक, कब से कब तक, 2012 से 2020 तक विज्ञान संकाय, तो विज्ञान संकाय ये है, विज्ञान संकाय में लड़कों की कुल संख्या, तो लड़कों की कुल संख्या कितनी है, ये वाली है आपके लड़कों की कुल संख्या, इनको जोड़िए तो इनका 200 आएगा। अब आपसे पूछ रहे थे कि कितने प्रतिशत अधिक है, देखिए क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए तो आपको समझ आएगा। देखिए यही पूछा गया था कि कितना प्रतिशत अधिक है। ये वाला आपका कितना आया था, कला संकाय में लड़कों की कुल संख्या आपकी जो आई थी वो आपकी 210 थी। विज्ञान में आपकी कितनी आई थी, तो 200 आई थी। कितने प्रतिशत है, तो आप कहेंगे कि 10 अधिक है,
ठीक है, किससे? 200 से 10 अधिक है, 10 और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 5% यहाँ पर आंसर आ जाएगा, है ना। 5% आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 वर्षों में वाणिज्य संकाय में लड़कों की औसत संख्या, 5 वर्षों में कला संकाय में लड़कियों की औसत संख्या के बीच अंतर ज्ञात करिए। तो बिल्कुल हम आसानी से ये अंतर ज्ञात कर लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। देखते हैं क्या कह रहे थे। 5 वर्षों में वाणिज्य संकाय, तो वाणिज्य संकाय ये है, इसमें लड़कों की औसत संख्या, लड़कों की संख्या कितनी है? तो लड़कों की संख्या 170 है और आपकी कितनी है? 1 2 3 4 5, 5 एंटिटी हैं, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, 34 आ जाएगा। फिर कह रहे थे 5 वर्षों में कला संकाय, तो कला संकाय ये है, इसमें लड़कियों की कुल संख्या, तो ये लड़कियों की कुल संख्या है, कितनी आई थी? ये 210 थी। 210 को 5 से डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि 5 एंटिटी हैं, तो 42 आ जाएगा। कितना अधिक है? 42, 34 और में कितना अंतर है? तो आप कहेंगे 8 का अंतर है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, कोई ना कोई ऑप्शन अवश्य आपका ऐसा होगा, आपका 8 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2014 में नामांकित लड़कों की कुल संख्या, वर्ष 2020 में नामांकित लड़कियों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात करिए। तो देखते हैं हम, वर्ष 2014 में कुल लड़कियों की नामांकित संख्या कितनी है। ये रहा 2014 वाले ब्लॉक को देख लीजिए, ये वाला है। इसमें आपसे कहा गया लड़कियों की संख्या आपसे बोली गई, किसकी? लड़कियों की, है ना, सॉरी, लड़कों की संख्या बोली गई है 2014 में। 2020 में लड़कियों की, तो लड़कों की कुल संख्या कितनी होगी? तो लड़के देखिए, यहाँ पर 42 हैं, यहाँ पर 42 है, यहाँ पर 32 हैं, जोड़ लीजिए 42 प्लस 32। बस आपको वैल्यू पुट करनी है ठीक से, और कुछ भी नहीं करना होता है, सिंपल कैलकुलेशन है। फिर कह रहे हैं 2020 में कह रहे हैं लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या ये वाली है, अंतिम वाली, तो 43 प्लस 30 प्लस 41 करिए, 114 आ जाएगा। इनका अनुपात आप नहीं निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे, निकाल लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, जो कि हमसे क्या है, 2014 एवं वर्ष 2018 में सभी संकायों में नामांकित लड़कियों की कुल संख्या कितनी है। देखते हैं, तो हम वर्ष 2014 को देखते हैं। वर्ष 2014 वाला ब्लॉक हमारा कौन सा है? ये वाला ब्लॉक है। इसमें कह रहे हैं कि इस संकाय में आपके जो है, सभी संकायों में लड़कों की संख्या, तो सभी संकाय में लड़कों की संख्या 42 और आपका क्या है? 32 है। तो अभी आपने निकाला है, ये तो 116 आया था, है ना। और 2018 में देखिए, 2018 में कितना है सभी संकाय में नामांकित लड़कों की संख्या? तो 39, 41 एंड 28। तो इनको जोड़िए, 39, 41, 28 कितना होगा? 108 होगा। इनको आपसे पूछा गया है कि अभीष्ट योग इनका कितना होगा, तो 116 में 108 जोड़ दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका? 224 आ जाएगा, है ना। सो देख लीजिए आप लोग, 224 आपका मैच हो रहा है कि नहीं। देखिए, कुल पूछा गया था, तो 224 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित तालिका में 2010 से 2013 की अवधि के दौरान एक उपभोक्ता वस्तु डीलर के 4 डिवीजनों द्वारा बेची गई वस्तुओं को निरूपित किया गया है। तालिका का अध्ययन करें और निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। पहले आप तालिका को देख लीजिए, ये तालिका है, सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको ज़्यादा नहीं करना है कुछ भी। क्वेश्चन है, किस डिवीजन के 2011 और 2013 के संयुक्त बिक्री आंकड़े सबसे कम हैं। तो हम देख लेते हैं किसके संयुक्त बिक्री आंकड़े सबसे कम है। तो ये हम ऑप्शन से देख लेंगे। बाई का ऑप्शन चेक करेंगे, 2011 में कितना है, 2013 में कितना है। फिर डब्लू का चेक करेंगे, 2011 में कितना है, 2013 में कितना है। ऐसे हर एक ऑप्शन का चेक करेंगे और देखेंगे किसका सबसे कम है, तभी हमें पता चलेगा, है ना। तो ये देखिए, सबसे पहले हम बाई का चेक करते हैं, किसका? बाई का। 2011 में बाई का कितना है? 2011 में बाई का 114 है ना। और वर्ष 2013 में कितना है? तो 76 है। तो 114 को आप किस में जोड़ेंगे? 76 में जोड़ेंगे, तो कितना आएगा? 190 आ जाएगा। फिर आपको किसका चेक करना है? फिर आपको डब्लू का चेक करना है। डब्लू को देखिए, डब्लू में 2011 में आपको इस कॉलम को जो है हाईलाइट कर लीजिए, इस वाले कॉलम को, क्योंकि इसी का पूछा गया है। कह रहे हैं कि डब्लू का 2011 में कितना है? तो 2011 में आपका 130 है। फिर 2013 में कितना है? 86 है। तो 130 प्लस आपका 86 कितना हो जाएगा? 216 हो जाएगा। फिर आपको जेड का चेक करना है, तो कितना है जेड का? 108 और 80, तो 188 हो जाएगा। ओरल कैलकुलेशन है, बिल्कुल आपको कुछ करना ही नहीं है। उसके बाद आपको एक्स का पूछा गया था, तो एक्स का देख लीजिए, 134 एंड आपका 112 है। तो आपका 134 प्लस आपका कितना? 112, जोड़िए इनको, तो 246 आएगा। बताइए, इसमें आपसे क्या कहा गया था? सबसे कम आपको कहाँ पर दिख रहा होगा? सबसे कम किसका है? आपको वाई का 190 है, और डब्लू का 216 है, जेड का 118 है, और आपका एक्स का
246 है, तो आपका जेड का सबसे कम दिख रहा है, यानी कि आंसर क्या होगा आपका, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, जेड का आपका कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 के दौरान किस डिवीजन का प्रदर्शन अपेक्षाकृत बेहतर था, किसके दौरान, वर्ष 2011 के दौरान, तो देख लेते हैं। तो ये आपका वर्ष 2011 था, क्या था, वर्ष 2011 था। तो वर्ष 2011 में हम देखते हैं, तो वर्ष 2011 में हम डब्ल्यू के डिवीज़न में जो है प्रदर्शन देखते हैं। तो जब भी हमें ये देखना होता है कि प्रतिशत में कितने की वृद्धि हुई या कमी हुई, तो हम पहले ये देखते हैं कि पहले कितना था, फिर अब कितना है, तब जाके हम प्रतिशत वृद्धि और कमी निकाल पाएंगे। ऐसे हवा में तो निकाल नहीं लेंगे। तो जैसे मैंने आपसे कहा डब्ल्यू का देखेंगे, तो डब्ल्यू का देखिए 2011 में कितना है आपका 130 है। चूँकि हमसे 2011 का कहा गया, तो हम इससे पिछला ईयर देखेंगे, तभी तो हम तुलना कर पाएंगे भाई कि वृद्धि हुई कि कमी हुई कि क्या हुआ है, तो हम तभी निकाल पाएंगे ना पिछले के साथ। तो पिछले के साथ देख लेते हैं, पहले 100 था, अब 130 है, तो भाई यहाँ तो इतना तो समझ में आ गया कि वृद्धि हुई है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर हमें वृद्धि देखने को मिली, पहले 130 था, फिर आपका 100 था, तो 30 की वृद्धि हुई, कितने पर, 100 पर वृद्धि हुई होगी, मल्टीप्लाई बाई 100। तो बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, 30% की वृद्धि को मैं ऐसे करके दर्शाऊंगी, ठीक है, एरो अप से, समझ जाइएगा। डब्ल्यू के बाद हम आते हैं एक्स पर। एक्स का हमारा 2011 में 134 है, एक्स का कितना है 134 है, और पहले कितना था 96 था, पहले 96 था, फिर 134 हुआ। ओबियस सी बात है, वृद्धि ही हुई है, यहाँ पर भी आपको वृद्धि देखने को मिली है। कितने की वृद्धि, 96 में कितना आपका जो है यहाँ पर जोड़ेंगे तब आपको 134 आएगा, तो आप वृद्धि करेंगे, 38 की वृद्धि हुई, कितनी की 38 की, किस पर वृद्धि हुई, 96 पर वृद्धि हुई होगी, तब जाके वो 134 बनेगा। मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो 39.58 के समथिंग आएगा आपका, ये भी आपकी वृद्धि आई है। हम बाई को अब देख लेते हैं, बाई को भी देखिए ध्यान से, 114 है, अभी कितना है आपका 114 है, और उसके पहले 110 था, 110 था, फिर 114 हुआ, वृद्धि तो हुई है। कितने की वृद्धि हुई है, आप कहेंगे कि यहाँ पर हमें 4 की वृद्धि देखने को मिली, कितने की, हमें यहाँ पर 4 की वृद्धि देखने को मिली, है ना। किस पर वृद्धि देखेंगे आप, हमें 110 पर वृद्धि हुई होगी 4 की, तब वो 114 बनेगा। मल्टीप्लाई बाई 100 हम करते ही हैं, क्योंकि हमें परसेंट में कैलकुलेट करना है। सो वाई का यहाँ पर कितना परसेंट आएगा आपका, 3.63 के लगभग आ जाएगा, ठीक। अब लास्ट में हमें बस जेड का और देखना है, और हमें समझ में आ जाएगा किस में ज़्यादा हुआ है, किस में आपका क्या हुआ है। तो जेड में आप देख लीजिए, जेड में देखिए पहले आपका जो है कितना है 136 है, कितना है 136, फिर आपका 108 हो गया। तो बताइए क्या हुआ, पहले कोई चीज़ 136 की थी, अब वो 108 की है, तो कमी हुई ना, हमें तो घटा हो गया। तो यहाँ पर कमी हुई है, कितने की कमी हुई है, तो 28 की कमी हुई है। 28 की कमी किस पर हुई होगी, 108 पर कमी होगी 128 की, तब जाके आपका 136 बनेगा। मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, और यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस, यहाँ पर हमारा 25.92% आ जाएगा, लेकिन ये हमारा कमी है, बाकी सब हमारी वृद्धि थी। तो आप ध्यान से देख लीजिए आप लोग इन सभी वैल्यूज़ को, ये 30% वृद्धि, ये 39% वृद्धि, ये 3.63% वृद्धि, और ये आपको कमी हुई है जेड पर, है ना। तो आपसे क्या कहा गया था कि सबसे अच्छा बेहतर प्रदर्शन किस में हुआ है, आप खुद देख लीजिए, सबसे बेहतर प्रदर्शन 39 वाला होगा, है ना। सो आपका कौन सा करेक्ट आंसर होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा एक्स वाला, है ना, सिंपल सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 2012 एवं 2013 में बाई द्वारा बेची गई वस्तुओं की कुल संख्या का इसी दौरान जेड द्वारा बेची गई कुल वस्तुओं की संख्या से अनुपात क्या है, तो हम देख ही लेते हैं, ठीक है। ये रहा, आपसे कह रहे हैं वर्ष 2012 और 2013 में बाई द्वारा बेची गई वस्तुओं की संख्या, किस किस वर्ष में, वर्ष 2012 में, और किस में, वर्ष 2013 में। किसके द्वारा बेची गई वस्तुएं, बाई के द्वारा बेची गई वस्तुएं क्या हैं, 164 + 76 हैं। इसका अनुपात आपको फाइंड करना है किससे, वर्ष 2012 एवं 2013 में जेड द्वारा। तो वर्ष 2012 और 2013 में जेड द्वारा कितनी बेची गई, जेड को देख लीजिए 96 + 80, 96 + 80। अनुपात आप नहीं निकाल पाएंगे, सब कुछ तो करके दे दिया है, अब आप इतना कर लेंगे, ठीक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका है, 4 वर्षों की अवधि के दौरान डब्ल्यू डिवीज़न द्वारा बेची गई वस्तुओं की औसत संख्या क्या है। औसत तो अब आप निकाल ही लेंगे, इतना सिंपल बन गया है अब आपके लिए। तो आपका 4 वर्षों में डब्ल्यू द्वारा बेची गई वस्तुओं की औसत कितना होगा, जोड़ लीजिए इन सबको।
कितना होगा आपका, ये है आपका W का औसत 100 + 130 + 140 प्लस आपका 86 डिवाइडेड बाई जितनी एंटिटी उनसे भाग लगा दीजिए, तो आपका 454 आएगा ऊपर, 456 आएगा ऊपर और नीचे आपका 4 था। 4 से डिवाइड करिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 बचा, 4 चौका 16, 114 आपका आ जाएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन मैच हो रहा है, हाँ सी ऑप्शन मैच हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि वर्ष 2012 में डिवीज़न Z द्वारा बेची गई वस्तुओं की संख्या वर्ष 2013 में डिवीज़न Y द्वारा बेची गई वस्तुओं की संख्या का अंतर आपको बताना है। तो हम देख लेते हैं क्या अंतर होगा आपका। ये रहा आपका, क्या कह रहे हैं, वर्ष 2012 में डिवीज़न Z द्वारा। तो पहले वर्ष 2012 को आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है। कह रहे हैं डिवीज़न Z द्वारा बेची गई वस्तुएं, तो डिवीज़न Z द्वारा कितनी वस्तुएं बेची गई, ये आपकी देखिए Z ये वाला है, 96 वस्तुएं बेची गई। फिर कह रहे हैं 2013 में, कौन से वर्ष में, 2013 में, ये 2013 है, 2013 में बेची गई Y द्वारा बेची गई वस्तुओं की संख्या 76 है। अब यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ आप लोग एग्ज़ाम में पेंसिल ज़रूर लेके जाइएगा, क्या, पेंसिल और इरेज़र ज़रूर लेके जाइएगा। क्यों, क्योंकि जब भी आप ये तालिका वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपका जो पैराग्राफ आता है तो उसमें पेंसिल का यूज़ बहुत अच्छा होता है। उसमें आप ऐसे जो है कर सकते हैं, ये लाइन बना सकते हैं, जहाँ पर आपको करना हो इसको इरेज कर सकते हैं, इससे सही वैल्यू पुट की जाती है। अगर आप नहीं यूज़ करेंगे तो ये जो वैल्यू है, अगर हमें 108 रखना हो तो कई जगह हम इतना हड़बड़ा जाते हैं 114 पुट कर देते हैं, वहीं से सब खेल ख़त्म हो जाता है और वहीं हम फंस जाते हैं। तो रिक्वेस्ट है आप सभी से पेंसिल लेके जाइएगा। इनका अंतर पूछा है तो बिल्कुल ओरल कैलकुलेशन है, 20 का अंतर आ रहा आपका, है ना। सो कौन सा आंसर करेक्ट होगा, बी ऑप्शन। तो ये था आपका अंतिम क्वेश्चन। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो और इतनी मेहनत को देखते हुए आप एक लाइक एक शेयर कर देंगे। थैंक यू सो मच। बने रहिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्लासेस पर।